बाकी लोग क्या हैं? इतने ही लोग हैं आज? एब्सेंट है पक्का? अच्छा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्ट। कल भी हमने थोड़ा सा पार्ट किया था, दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसमें हम कैसे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो वी वर हैविंग अ वन सुपीरियर सिस्टम, कौन सा? नर्वस सिस्टम। और उसके साथ अगर हमें सेल टू सेल रीच करना है, सब सुन रहे हैं ना? कुछ कोई लोग सो तो नहीं रहे ना? ठीक है, चलो। तो हमारे पास दो सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम और सेकंड कौन सा है? यस, जनता वापस आ जाओ। ठीक है, तो हमारे पास नर्वस सिस्टम है और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की रीच होती है सेल टू सेल, लॉन्ग टर्म होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका शॉर्ट टर्म होता है और आपके पास सेल टू सेल रीच नहीं होती। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द अनदर सिस्टम टू कंट्रोल द फंक्शन एट द सेलुलर लेवल। अगर आपसे पूछा जाए कि सेलुलर लेवल पे आपको अगर सिस्टम्स को कंट्रोल करना है, फंक्शंस को कंट्रोल करना है, तो आप कौन से सिस्टम के साथ जाएंगे? नर्वस सिस्टम या आपको जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम? तो एंडोक्राइन सिस्टम इज द वन। अगर आपको हर एक इंडिविजुअल सेल तक पहुंचना है तो आपको कौन सा सिस्टम यूज करना पड़ेगा? एंडोक्राइन सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो इसमें से हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया था, वी आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन। क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम यूज करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम? क्योंकि नर्वस फाइबर्स आर नॉट एबल टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी सेल। दैट्स द रीजन कि हमारे पास कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम है, और जो क्या करता है? इंटीग्रेट करता है विद द न्यूरल सिस्टम टू कंट्रोल द सेल्स टू। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअली डील करेंगे, दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ 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 में चलेंगे, भाइयों की तरह। ठीक है, और बहनों की तरह, मतलब जेंडर बाइज नहीं होते। ठीक है, चलिए। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन भी हमने कल डिस्कस किया था। व्हाट वाज द क्लासिकल डेफिनेशन? कि किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और जो क्या करता है, डिस्टेंस पोर्शन पे अगर कोई टारगेट ऑर्गन है वहां जाके उसको अफेक्ट करता है। और कहां रिलीज होते हैं? ब्लड में रिलीज होते हैं। यही तो है। क्या क्लासिकल डेफिनेशन है हमारे पास? कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज केमिकल्स कहां? ब्लड में। और कहां पहुंचते हैं? डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन। अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो हार्मोन्स कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट। इनकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हार्मोन खाना शुरू कर दो कि नहीं आज तो जाके पार्टी करेंगे और हार्मोन खाएंगे, तो वो नहीं करोगे क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी उससे। दूसरा, इट वर्क्स एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। सेल्स जैसे आपको दिखाई जाती हैं वैसे सेल्स नहीं होती हैं, उसमें बहुत सारे एंटीनास, बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। और इनके पास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैसेंजर। जब अगर आपके पास कोई मैसेज लेके आएगा तो आप उसको क्या बोलोगे? मैसेंजर, राइट? तो यहां पर सेल के पास भी जो भी मैसेजेस आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? मैसेंजर्स के थ्रू आते हैं। और उसमें जो भी सब्सटेंस मैसेज लेके आता है, तो मतलब जो भी कम्युनिकेशन इसमें हो रही होती है, दैट इज हैपनिंग विद द इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। जैसे अभी आप देखोगे जब हार्मोन पहुंचेगा, आपको पता है कि हार्मोन को हमने कहां रिलीज किया? ब्लड के अंदर। तो आप ये हार्मोन तो अब हर एक सेल को एक्सेस कर सकता है ना। जैसे मान लो कि आप किसी रिवर साइड पे बैठे हो और आपको एक कोई बॉक्स मिलता है, और वो बॉक्स ऐसा है कि जिसके अंदर कोई खजाना रखा है, ठीक है, लेकिन आपके पास की नहीं है। और सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि भाई आपने एक रिवर में बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, लेकिन हर एक स्पेसिफिकली वो बंदा उसको पिक करेगा जिसके पास उसकी की होगी। ठीक है, तो हार्मोन का कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता है कि आप सोचने की कोशिश करें कि हार्मोन अगर कोई हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, तो वो अपनी स्पेसिफिक सेल के पास जाके ही क्यों फंक्शन कर रहा है? बाकी सेल्स पे भी कर सकता है इफेक्ट, वो तो ब्लड में अवेलेबल है, किसी भी सेल पे अपना इफेक्ट दिखा सकता था। बट द रीजन इज, आप सोचिए कि ऊपर वाले ने आपकी बॉडी को कितना स्पेसिफिकली डिजाइन किया कि एक पर्टिकुलर हार्मोन जाके किडनी के आके, अगर सपोज जैसे एडीएच की बात कर लें कि पिट्यूटरी से रिलीज होगा, ब्लड के थ्रू आएगा, ट्रेवल करेगा थ्रू आउट द बॉडी, उसने ट्रेवल कर लिया, पैरों में चला गया, हाथ में चला गया, लंग्स में चला गया, सब जगह होके आ गया। और स्पेशली कहां जाके बाइंड कर रहा है? कि नेफ्रॉन के पीसीटी पे जाके बाइंड करेगा। द रीजन इज क्योंकि उसके लिए वहां पर स्पेसिफिक रिसेप्टर है। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर है। ये जाके सेल को मैसेज देंगे कि अच्छा आप ऐसा करो, वाटर को एब्जॉर्ब कर लो। दैट काइंड ऑफ मैसेज इज लाइक आपके पास जो एडीएच से आता है। ठीक है, उसके बाद इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रेस अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में ही हार्मोन रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं कि भर भर के किलोग्राम में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं कि आज यार 1 kg टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर दो, ऐसा नहीं होने वाला, राइट? तो बहुत कम अमाउंट में या ट्रेस अमाउंट में आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। ये क्लियर हो गया? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं,
सेकेंडरी मैसेंजर्स आपके सेलुलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैसेंजर्स भी डिफरेंट टाइप के पढ़ेंगे आप, प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर। जो पहला मैसेज आ रहा है सेल को पहले कम्युनिकेट करेगा, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन दूसरे वाले को भेजी जाएगी। जैसे पहले दरबार लगता था ना राजा का, तो पहले एक मैसेंजर आता था, वो बाहर वाले गेट को पे बंदा जो खड़ा होता था उसको बताता था कि एक प्राइमरी मैसेंजर आ गया, उसने बाहर वाले को बताया, फिर वो जाएगा राजा को बताएगा कि अच्छा देखो दुश्मन देश हमला करने वाला है, तब तक दुश्मन देश ने हमला कर दिया क्योंकि इतने मैसेंजर रख रखे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होती थी। यहाँ भी ऐसे ही होता है कि सेल के पास एक मॉलिक्यूल मैसेज लेके आ रहा है, प्राइमरी मैसेंजर, उसके बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन सेल के पास जा रही है दैट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, राइट। तो इस तरीके से आपके पास मैसेंजर्स हो सकते हैं, और ट्रेस अमाउंट में होते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। एंड वी हैव सीन द लाइक दिस इज द फुल बॉडी डायग्राम जिसमें आपको दिखाया गया है कि वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे आपको दिखाया गया है कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को आप जानते ही हो, क्या फंक्शन था हाइपोथैलेमस का? थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन, एंड अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अच्छा, सेरिबेलम का क्या फंक्शन था? सेरिबेलम का फंक्शन, सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम, बताइए। पॉन्स कहाँ गया? सेरिबेलम है, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम पूछ रहा हूं स्पेशली, जल्दी। सेरिबेलम का फंक्शन क्या हो रहा था? सेरिबेलम जो पीछे बड़ा सा पोर्शन था आपके पास जो हम पढ़ते थे पीसीएम, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, बैलेंसिंग का पोर्शन था ना, बैलेंसिंग करते थे, वही तो बाकी सबसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा आप अच्छा मुझे बताइए कि मेडुला उसका क्या फंक्शन था मिड ब्रेन का? विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो आपके पास हमने कल के उसमें पढ़ा था कि जो आपके पास है स्केला वेस्टिबुलाई, उसके अंदर पेरिलिम्फ होता है कि एंडोलिम्फ होता है? ठीक है। अच्छा, स्केला मीडिया के पास क्या होता है? एंडोलिम्फ होता है। अच्छा, उसमें एक ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है, उस पर जो एक मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या होता है उसके अंदर? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स, ये उसके अगेंस्ट कैसे मूव करते हैं? अगेंस्ट मूव करते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप नॉर्मली उसको हेल्प नहीं कर रहा, मतलब उसके अगेंस्ट मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज जो जैसे यूट्रिकल और सेक्यूल जो होता है, सेकुलस और यूट्रिकुलस, दीज आर द टू पार्ट ऑफ ओटोलिथ ऑर्गन जो आपका बनता है। लाइक हमने ये पढ़ा था कि जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर में एक बोनी लेब्रियंथ है और एक मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है। उसमें हमने एक चीज ये पढ़ी कि स्पेशली कॉक्लिया वाला पार्ट इज इन्वॉल्व इन द हियरिंग, और बाकी के जो एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते थे और दूसरे क्या होते थे? वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस वाज इन्वॉल्व इन द स्टैटिक, और सेमी सर्कुलर कैनाल किसमें इन्वॉल्व था? डायनेमिक में। अच्छा, इन दोनों के अंदर भी हेयर सेल्स होते हैं, कल आपने पूछा था ना। तो आप सेल्स तो हमने जैसे वहां भी पढ़े, हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स आपके कहां थे? जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई में भी कुछ सेल्स हमने देखे थे, यहां भी होते हैं, बट द रीजन इज कि ये सेल्स मूव नहीं करते। इनके ऊपर एक जेल होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जेल लगा लेते हैं, और कितनी भी तेज बाइक चला रहे हैं बाल उनके वैसे ही खड़े हैं, ठीक है, और कुछ हो ही नहीं रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। इधर कोई दूसरा है शाहरुख खान स्टाइल, वो उड़े जा रहा है। तो आप ये समझते सकते हो कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई के बाल पे जेल नहीं लगा है, तो जो है हेयर जो है मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेकुलस पे जाओगे या यूट्रिकुलस पे जाओगे तो वहां जो हेयर सेल हैं वो फिक्स्ड है, सेल्स हैं लेकिन फिक्स्ड हैं, और उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का डिपोजिशन होता है, उसी को बोलते हैं ओटोलिथ। उसी की वजह से उस ऑर्गन का नाम क्या हो गया? ओटोलिथ ऑर्गन हो गया, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं हार्मोन्स पे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप देख सकते हो लोकेशन, हाइपोथैलेमस, वैसे तो ब्रेन का पार्ट है लेकिन इससे भी क्या होता है? हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके अलावा पिट्यूटरी, ठीक है, इसका एक्सटेंशन हाइपोथैलेमस से एक्सटेंड होके एक आपको स्टॉक के थ्रू एक ग्लैंड रिलीज दिखाई देती है, दैट इज अ पिट्यूटरी। फिर आपके पास एक पीनियल ग्लैंड है, देन वी आर हैविंग थायराइड एंड पैराथायराइड, बटरफ्लाई शेप्ड आपके पास थायराइड ग्लैंड है। उसके डॉर्सल साइड पे क्या होता है? पैराथायराइड ग्लैंड होता है। फिर हमारे पास थाइमस ग्लैंड है। आपको पता है थाइमस ग्लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट थाइमस ग्लैंड? मैच्योरिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का, टी लिम्फोसाइट्स किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। व्हाट्स द डिफरेंस? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ? हाँ, जैसे आपके पास क्या है, नॉर्मल सपोज कोई पैथोजन है, मतलब आप ये मान के चलो जैसे आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, आप सब लोगों के घर है, ठीक है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा मतलब सपोज कोई गुंडा आ जाता है, वो बाहर रास्ते में है कहीं,
आपके घर से बाहर, तो उस टाइम पे कौन डील करेगा? बी लिम्फोसाइट्स, मतलब बाहर जो लोकल पुलिस है सब कुछ सारा कुछ डील कर रही है। और वहां हमें पता है कि देयर इज अ सम काइंड ऑफ मिसक्रिएंट पीपल, दोज आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ न्यूजेंस। तो आपको पता है वो बाहर रास्ते में हो रहा है, जैसे ब्लड स्ट्रीम में हो गया या सेल्स के बीच में हो गया, कोई आ गया। बट वॉट अबाउट द सिचुएशन कि आपके सेल के अंदर कोई एंटर कर जाए, आपके घर के अंदर कोई चुपके से आया कि अच्छा लो तुम्हारी डिलीवरी आई है, और आपने जैसे ही पार्सल के लिए, और आपको ये भी बोला गया कि आपको कुछ पे नहीं करना है, और ये देखो आपके लिए आईफोन भेजा गया 14, तो ये रख लो, ठीक है, फ्री में मिल रहा है। और जैसे ही उसने बोला उसके बाद वो अंदर घुस गया और उसने पूरा घर आपका हाईजैक कर दिया। सेम इस टाइप की इम्यूनिटी जब आपको मिलती है वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि आपके पास ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम में बस बाहर कोई चीज होगा तभी हम नोटिफाई कराएंगे कि नहीं अच्छा देखो सेल्स के बीच में कोई पैथोजन आ गया है या कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया। ऐसा भी केस हो सकता है कि आपके सेल के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर जाए, तो हमें उससे भी तो डील करना पड़ेगा ना। जैसे वायरल इन्फेक्शंस में आप देखते हो मोस्टली क्या करता है, सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो अगर वो इम्यूनिटी हम नहीं देंगे तो फिर तो कोई भी ऐसे घर के अंदर चला जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। तो फिर सेल्स क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरफेरॉन्स, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारा शोर मचाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करके कि भाई ध्यान रखना इस तरीके का एक एलिमेंट हमारे अंदर घुस चुका है, अब तुम अपना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर लो, ठीक है। तो मोस्टली सोसाइटीज में क्या होता है, एक मेन गेट होता है, उसके बाहर आप एक और गेट लगवाते हो, ठीक है। तो वही प्रोटेक्शन है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें आप एडिशनल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हो जब अगर कोई पैथोजन आपके सेल के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। बाकी बाहर की जो इम्यूनिटी होती है उसको किससे डील कर सकते हैं, जो आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं। और सेल में अगर कोई एंटर करेगा तो किससे करेंगे, टी सेल से, ठीक है। चलिए, तो ये सारे हमारे ग्लैंड्स हो गए। एक आपको लोकेशन कहाँ कहाँ है वो थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा। उसके बाद वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरे, अच्छा इसके अलावा भी कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, डिफ्यूज टिश्यू। व्हाट डज इट मीन? डिफ्यूज टिश्यूज का मतलब क्या है? यहाँ ये बस बोला गया है कि डिफ्यूज टिश्यू का मतलब है कि थ्रू आउट द बॉडी छोटे छोटे टिश्यूज अलग अलग पोर्शन में मिलते हैं, जिनके थ्रू भी हार्मोन रिलीज हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हार्ट के थ्रू हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, किडनी से भी हार्मोन रिलीज होते हैं, या आपका एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू भी हार्मोन रिलीज होते हैं, और आपका जैसे आप देखते हो पेनक्रियाज में भी कुछ पोर्शन है जो हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो ऑल दीज आर द डिफ्यूज टिश्यूज। मतलब ये फुल टाइम जॉब नहीं है इनकी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार देखो मैं जो है कोडिंग कर लेता हूँ, और वैसे तो मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन मैं इवनिंग में कोडिंग भी कर लेता हूँ, मुझे C++, जावा और सब कुछ जो भी कोडिंग की जो जितनी भी लैंग्वेज है मुझे सब आती है, दैट इज एडिशनल। लेकिन आप उसको फुल टाइम कोडर तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ टिश्यूज दीज आर, जिनको आप डिफ्यूज टिश्यूज बोलते हो, जो पार्ट टाइम किसका रोल प्ले कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन कर सकते हैं या हार्मोन रिलीज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम बात कर रहे थे। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट इज हैविंग सम सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। और आपने पढ़ा था न्यूक्लियाई होते थे। क्या होते थे न्यूक्लियाई? CNS के अंदर क्या? कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। क्या बोलते थे उनको? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। अगर यहां हो रहे हैं तो इनको बोल रहे हैं न्यूक्लियाई। अगर वो PNS में हो रहा है, बाहर हो रहे हैं, CNS से बाहर हो रहा है, तो गैंग्लियन बोलते थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है इन CNS तो क्या बोलते हैं उनको? तो उनको ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो PNS में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये न्यूक्लियाई कुछ और नहीं है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जिसको न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। और ये क्या करते हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन एंड दैट रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इनक्लोज्ड इन बोनी कैविटी। क्या नाम है उसका? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका के अंदर कौन प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में आप देखोगे वी विल बी हैविंग टू पार्ट्स, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होगा, राइट। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में सेला टर्सिका बोनी कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होगा। अब हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, जिनसे कुछ हार्मोन बनते हैं। और वो हार्मोन डायरेक्टली, एक होता है ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े लोग, वो कहते हैं कि यार देखो मेरा नाम नहीं आना चाहिए अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो हाइपोथैलेमस भी एक बड़ा इंसान है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो वो ये नहीं चाहता कि डायरेक्टली किसी को ये पता चले कि अच्छा हाइपोथैलेमस हार्मोन्स भी बनाता है। हम तो सोचते थे तुम बड़े बड़े काम करते हो, हमें तो पता था कि तुम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हो और तुम भूख प्यास को भी कंट्रोल करते हो। तो उसकी इज्जत थोड़ी सी वो हो रही थी कि अच्छा तुम ट्रेस अमाउंट निकालोगे नॉन न्यूट्रिएंट, कोई कह देगा कि अच्छा ये तो नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, तो उसकी वैल्यू कर सकती है। तो वो क्या करता है? हार्मोन बनाता है और कहाँ भेज देता है? पोस्टीरियर में। मतलब दिखावे के लिए कहाँ भेज रहा है? पोस्टीरियर में। बना हाइपोथैलेमस ही रहा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? एक हार्मोन रिलीज हो रहा है GnRH। कौन सा है ये? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किससे
टारगेट ऑर्गन कौन सा है? पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन्स। इनका फंक्शन क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या वो होगा, क्या करेंगे ये? आपके गोनाडोट्रोपिन्स का फंक्शन ये होगा कि आपके पास जो हार्मोन ऐसे हैं जो आपके सेक्स हार्मोन जो जो आपके गोनेट्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होंगे, उनके सिक्रीशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन ये मैसेज आ कहां से रहा है? ब्रेन से आ रहा है, ठीक है। ब्रेन से एक हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो आपके पास दो हार्मोन है, एक है GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इनहिबिटिंग नहीं, रिलीजिंग हार्मोन, जिसका फंक्शन है कि गोनाडोट्रोपिन्स के रिलीज को आपको रिलीज करा दिया, मतलब गोनाडोट्रोपिन्स जो हार्मोन बन रहे हैं जो स्पेशली सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है। और दूसरा है सोमेटोस्टेटिन जो किस पे काम कर रहा है? पिट्यूटरी। इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। इसका क्या होता है? इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, ये सिक्रीशन को स्टॉप करता है, सोमेटोस्टेटिन। सो दिस इज द डायग्राम दैट वी आर हैविंग फॉर पिट्यूटरी। आप देख रहे हो इसमें जो मेजर पार्ट है, इसका जो मेजर पार्ट है इसमें हमारे पास क्या है? व्हाट दिस पार्ट इज, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे का पार्ट कौन सा है? द स्मॉलर वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपके पास पिट्यूटरी के वैसे तो तीन पार्ट है, लेकिन अगर आप देखोगे तो मिड पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो पार्ट्स इंटरमीडिया उसको बोलते हैं, राइट, दैट इज अ रिड्यूस पार्ट। तो इसमें मेनली हम क्या पढ़ते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर आप देखोगे तो हाइपोथैलेमस से अगर आप देखें तो आपको दो चीजें दिख रही हैं, दो लोब दिख रहे हैं यहाँ। यू कैन सी हियर कि ये कैसे न्यूरॉन्स है? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स है। आप डायग्राम में देख रहे होगे, आपको दो न्यूरॉन दिख रहे हैं। एक न्यूरॉन तो आपको ऐसा दिख रहा है कि यहां से डायरेक्टली पोस्टीरियर में ओपन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब ये क्या करते होंगे? ये दीज आर द न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स, जो भी बना रहे हैं वो कहां रिलीज कर रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। दूसरा आपको दिखाया जा रहा है कि एक न्यूरॉन है, उसके थ्रू ये कुछ कनेक्शन दिखाया जा रहा है। व्हाट दिस सिस्टम इज? इट्स अ पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम आपको पता है कि किन्हीं दो ऑर्गन्स के जो सब पार्ट हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए पोर्टल सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, बताइए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहां से कहां ब्लड लेके जा रहा था? इंटेस्टाइन टू लिवर लेके जा रहा था, ठीक है। तो वो एक आपने सिस्टम रन किया था। यहां हम क्या कर रहे हैं? यहां जो सिक्रीशन है ये कहां लेके जा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। आपने क्या किया? जो भी बनाया, बट ब्लड के थ्रू कहां आ रहा है? सो इट इज कमिंग थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। कहां आ जा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जा रहा है। तो आपने दो पार्ट देखे, दोनों ही किससे सिंथेसिस हो रहा है? हाँ, ये जो सेल्स हैं आपके पास एक मैसेज भेजेंगे, और ये मैसेज किसके थ्रू भेज रहे हैं? पोर्टल सिस्टम के थ्रू भेज रहे हैं। व्हाट मैसेज दे आर सेंडिंग कि भाई यहां से अब आपको क्या करना है? हार्मोन सिंथेसिस करना है, ठीक है। तो ये हार्मोन कहां सिंथेसिस होंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी में। इज दिस पार्ट क्लियर? कि आपके पास दो पार्ट हैं, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप देख रहे हो दिस इज कनेक्टेड थ्रू अ स्टॉक बट नॉट वाया पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन अगर आपसे पूछा जाएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर में से किस में प्रेजेंट है, तो विल बी टेलिंग इट इज इन द एंटीरियर पार्ट। पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट में कौन सा सिस्टम है? पोर्टल। पोस्टीरियर में पोर्टल नहीं है। पोस्टीरियर वाले हार्मोन्स डायरेक्टली कहां से बन रहे हैं? हाइपोथैलेमस से बन रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर वाले अभी हम एंटीरियर पिट्यूटरी में बनाएंगे। मैसेज कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप देखते हो पार्स डिस्टेलिस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उसको पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। जो इसको पार्स नर्वोसा बोलते हैं, जो कि बहुत इजीली आप गेस कर सकते हो नर्वोसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नर्व सेल से डायरेक्टली सिंथेसिस होके आ रहा है, तो पार्स नर्वोसा। और बीच का पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ पार्स इंटरमीडिया, जो मर्ज्ड है ह्यूमंस में। आपने इसको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। किसके साथ? एंटीरियर वाले के साथ। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किसके साथ मर्ज है, ठीक है। करने को कोई बोल दे कि पोस्टीरियर के साथ मर्ज है, लेकिन किसके साथ है? एंटीरियर वाले के साथ है। ह्यूमन में ये दोनों मर्ज हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये दोनों मिलके आपका ज्वाइन कर लेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं हम? एडिनोहाइपोफाइसिस। अब ये टर्म आ सकता है। एडिनोहाइपोफाइसिस से मोस्टली एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अगर आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि एडिनोहाइपोफाइसिस इज इक्विवेलेंट टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ साथ इसमें कौन सा पार्ट इंक्लूड है?
पार्ट्स इंटरमीडिया। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन जनरेट होता है जिसमें एडिशनली दे आर ऑल्सो मेंशनिंग अबाउट द पार्ट्स इंटरमीडिया, तो यू विल बी गोइंग फॉर दैट। अगर नहीं होता है देन इट्स ओके, आप एक पार्ट वो कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको जो डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी में वो यही बोला गया है कि पार्ट्स इंटरमीडिया प्लस एंटीरियर पिट्यूटरी कमिंग टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट, एडेनोहाइपोफाइसिस। इज दिस पार्ट क्लियर? पिट्यूटरी के कितने पार्ट? दो। एक तीसरा वाला पार्ट रिड्यूस है जो किसको ज्वाइन कर लिया, जिसने एंटीरियर को। एक हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसको क्या बोलते हैं एंटीरियर वाले को? पार्स डिस्टेलिस। और पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया और पार्स कौन ज्वाइन कर रहा है? डिस्टेलिस। दे विल बी ज्वाइनिंग टुगेदर एंड व्हाट दे विल बी फॉर्मिंग? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। और पार्स नर्वोसा को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस में हार्मोन आते हैं दे आर डायरेक्टली बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो आपका जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं उनसे बनता है। ठीक है, इतना आई थिंक डिस्क्रिप्शन क्लियर है, इतना समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द हार्मोन्स, जो सारे हार्मोन इससे रिलीज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हार्मोन्स देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, जो आप हमेशा से पढ़ते हो, मतलब सबसे बेसिक आपको चीज, आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 8, जब आपको सबसे पहली बार हार्मोन इंट्रोड्यूस कराए गए थे सीबीएसई में। ठीक है, उसमें एक हार्मोन दिया जाता है, तो इसका फंक्शन तो मुझे लगता है आपको बताना इज लाइक आपका इंसल्ट करना कि ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। ऑब्वियसली इसका नाम ग्रोथ हार्मोन है, तो व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्लियर है? सेकेंड हम हार्मोन देख रहे हैं, दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटर। इसमें ना खुद से अपने आप बता देंगे, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब व्हाई वी आर कॉलिंग पिट्यूटरी एज अ मास्टर ग्लैंड, द रीजन इज कि ऐसा है कि ब्रेन तो कंट्रोल कर रहा है, बट द थिंग इज कि आप अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक ग्रुप बना रहे हो, तो वहां उसमें ये डिसाइड हुआ कि अच्छा आप लोग ग्लैंड्स हो, ओके, सारे लोग, सारे ग्लैंड आ गए, अच्छा आप थायराइड, ओके, अच्छा पैराथायराइड, ओके, टेस्टिस, ओवरीज, अच्छा सारे लोग आ गए, सबने बोला हाँ यस सर वी आर हियर। लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई लीडर कौन होगा, कोई तो हो, मतलब ब्रेन से तो आ रहा है मैसेज, लेकिन आपस में भी तो झगड़ा हो सकता है ना, तो वी शुड हैव वन लीडर हियर। और फिर क्या डिसाइड हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लीडर बना देते हैं, जो आपका क्या होगा, वो सारे आपकी इंफॉर्मेशन को जो आपको बनाना है नहीं बनाना है, हम उसके थ्रू मैसेजेस भेजा करेंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है? मास्टर ग्लैंड है। क्यों मास्टर ग्लैंड है? क्योंकि बाकी ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है कि भाई कब बनाना है कब नहीं बनाना है। और उसके पास मैसेजेस कहां से आएंगे? हाइपोथैलेमस से आएंगे या ब्रेन से आएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन। आई डोंट थिंक इसको भूलने वाली चीज है, इसको तो बताना ही मतलब आप लोगों का इंसल्ट है, तो आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग अगेन एंड अगेन। तो हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में कम बात करेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो किसको स्टिमुलेट करता होगा? एड्रिनल ग्लैंड को, थायराइड को करता होगा ऑब्वियसली, राइट। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड, राइट। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, दूसरा हो गया TSH। ठीक है, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आपके पास आ गया ACTH। ACTH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब आप किससे बात कर रहे हो? मतलब एड्रिनल ग्लैंड की आप बात कर रहे होगे। ठीक है, तो स्पेशली सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में स्पेशली अभी हम देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। इसमें एक कॉर्टिसोल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है ये। बहुत आपको जब कभी कोई इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कॉर्टिसोल दिया जाता है। कॉर्टिसोल काफ़ी सारे ब्रांड नेम से आता है, वो आपको मेनली अगर कभी कभी कोई इन्फेक्शन आपको हो बहुत ज़्यादा तो आपको कॉर्टिसोल ही दिया जाता है। तो कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज होता है। फिर उसके बाद आता है FSH। ठीक है, तो FSH आपके पास इट इज द हार्मोन जिसको बोल रहे हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? इट इज स्टिमुलेटिंग द गोनेडल एक्टिविटी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। जैसे आपके पास दो हार्मोन है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा कौन सा है? FSH। और बोथ आर कॉल्ड एज अ गोनेडोट्रोपिन। क्या कर रहे हैं ये? गोनेडल एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। सो आपके पास अगर आप देखें, जैसे इसका फंक्शन आपने देख लिया, ACTH का फंक्शन क्या था? एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करना। इसमें 3 पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स के। कॉर्टेक्स के अगर हम देखेंगे तो आपके पास ग्लोमेरुलसा, फिर आपके पास रेटिकुलरिस, राइट। तो ऑल दीज पार्ट आर देयर जिसके बेसिस पे अलग अलग जगह से सिक्रीशन होता है। ठीक है,
तो उसमें हम देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी पार्ट होते हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, बहुत सारे उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, इस तरीके से हार्मोन रिलीज होंगे। अभी उसमें एल्डोस्टेरोन आता है, कॉर्टिसोल आता है, ठीक है, और एंड्रोजन्स आते हैं, राइट, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपके पास अगर मैं इन हार्मोन्स के बारे में बात करूं, एक हो गया ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद हो गया टीएसएच, टीएसएच के बाद आ गया एसीटीएच, फिर आ गया एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच और एलएच को दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? गोनेडोट्रोफिन्स। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द गोनेडोट्रोफिन्स? गोनेडोट्रोफिन्स क्या हो गया? स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी। इसमें क्या आ रहा है? एफएसएच एंड एलएच। अगर इसमें फंक्शन देखें क्या करता है, अगर आप जैसे एफएसएच की बात करोगे, इट रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस विद एंड्रोजन्स। आपका क्वेश्चन था ये, अभी पूछ रहे थे। इट इज गोइंग टू रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो फिर टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि सार्टोली सेल्स आर आल्सो देयर ना, तो वो आपका एडिशनल सिंथेसिस में स्टार्टिंग के टाइम पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। स्टिमुलेशन के लिए पूछ रहे हो? क्वेश्चन क्या है पहले आप वो देख लो, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एफएसएच का फंक्शन क्या है। इट रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस विद एंड्रोजन्स, जो सिंथेसिस हो रही है उसको रेगुलेट करेगा। मोस्टली एफएसएच को हमने आज तक देखा है फीमेल से रिलेट करके, क्योंकि इसके नाम में फॉलिकल है, तो हमें लगता है कि ये क्या करेगा, फीमेल में फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन यहां क्या कर रहा है, मेल में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है। फीमेल्स में आप देखें, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। अगर आप एलएच के फंक्शन को देखते हो तो मेल में क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, और उसके बाद फीमेल में फंक्शन क्या है, इट इंड्यूसेस ओवुलेशन एंड फुल मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। ये एलएच का फंक्शन है। तो एलएच का फंक्शन आपको फीमेल में तो ऑलरेडी पता होगा कि आपको पता है 14th डे पे ओवा का रिलीज होना है, तो वो एलएच के थ्रू होगा। बट व्हाट अबाउट द मेल? मेल में क्या कर रहा है, इट स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, जिसमें स्पेशली टेस्टोस्टेरोन आ रहा है। यस, स्टिमुलेट स्टार्ट, क्योंकि फॉलिकल से वो हो गया ना। किसमें? एलएच के केस में एलएच क्या कर रहा है, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, नॉट द स्पर्मेटोजेनेसिस। प्यूबर्टी का अगर एलएच, अगर आप प्यूबर्टी में देखेंगे तो एंड्रोजन का सिंथेसिस होने लगेगा ना एट द टाइम, जो उसके बाद सिंथेसिस स्टार्ट होगी ना, वो टेस्टोस्टेरोन जब बनेगा तब सिंथेसिस आएगी ना। इसमें एलएच और आपके दोनों दे रखे हैं, एलएच और टेस्टोस्टेरोन, एलएच और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सबसे पहले आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इनडायरेक्टली फिर एलएच हो जाएगा, फिर यहां से एलएच हो जाएगा, ठीक है, आपके पास एलएच हो जाएगा। फिर ये स्टिमुलेट रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है एफएसएच, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन से अगर आप देखोगे, टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है वो यही होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के उसको स्टार्ट करना प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि उससे पहले तो आप सिंथेसिस नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो एलएच का, तो एलएच का क्या हुआ इसको? बच्चे, जो स्टार्ट का प्रोसेस है वो कहां से आएगा, जब तक एलएच नहीं बनेगा ना। एलएच का प्रोसेस इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है ना वहां से। आपने पहले स्टार्ट करना है, तो पहले आपका एलएच से पहले जब आप टेस्टोस्टेरोन बनाने लगोगे, एंड्रोजन्स आने लगेंगे, वो रिलीज होगा, फिर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आई थिंक रोल क्लियर है। एफएसएच का रोल बताइए फीमेल में, और मेल में क्या रोल है? एफएसएच का मेल में रोल क्या है? स्टिमुलेट और रेगुलेट द व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। एलएच का रोल फीमेल में आपको ऑलरेडी पता है कि 14th डे पे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ओवा, राइट। उसके अलावा भी ये क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल का जो मैचुरेशन है उसको हेल्प कर रहा है, एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम को अभी आपको देखो ऑलरेडी एक फंक्शन आपको सबको पता होगा कि एलएच का फंक्शन है 14th डे पे एग को रिलीज करना। उसके अलावा दो चीजें और कर रहा है, क्या कर रहा है? एक तो इंड्यूसेस ओवुलेशन ऑफ फुल मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, मतलब ओवुलेशन का पार्ट हो गया। सेकंड फंक्शन इज कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कराना, ठीक है। तो एक फंक्शन बस ये नहीं है कि आपको एग को आपने रिलीज करा लिया, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, कॉर्पस लूटियम को भी मेंटेन करने का फंक्शन भी किसके थ्रू आ रहा है? एलएच के थ्रू आ रहा है। तो हो सकता है आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएं और उसमें पूछा जाए कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आप ये ऑप्शन मत छोड़िएगा। फर्स्ट आपको ऑलरेडी पता है, सेकेंड वाला इज मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस लूटियम, ठीक है। मेल में क्या फंक्शन होता था? मेल में एलएच का फंक्शन सिक्रीशन ऑफ व्हाट?
स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। तो ये इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है, आपके पास एंड्रोजन्स बनने लगेंगे, मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स पे जाके वर्क करेगा, वहां से क्या रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग टू हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आई थिंक सबके फंक्शन क्लियर हो गए। फिर से मैं, कौन सा हार्मोन सबसे पहला, ग्रोथ हार्मोन, क्या फंक्शन है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या फंक्शन है, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। थायरोक्सिन जो हार्मोन निकलेगा T3 T4 उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ACTH क्या फंक्शन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को करेगा स्पेशली। ठीक है, अब उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स अच्छा मीजोडर्मल होता है इन ओरिजिन। ठीक है, वो मीजोडर्मल होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आपके पास कौन से आ गए, गोनाडोट्रोफिन्स दो, FSH और LH। FSH का फीमेल में रोल बताइए, ओवेरियन फॉलिकल के मैचुरेशन में एंड व्हाट। ठीक है, सो एंड व्हाट अबाउट द मेल, मेल में क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। फिर हम आ जाते हैं LH पे। LH का फंक्शन क्या है, एंड्रोजन्स का सिंथेसिस और स्टिमुलेशन इन मेल्स, फीमेल के अंदर रिलीज ऑफ एग एंड सेकंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। बोथ फंक्शंस आर क्लियर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आपके दूसरे हार्मोन्स अगर हम देखें जो इसमें आ रहे हैं, अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पार्ट जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट था। ठीक है, आपके पास आता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन का फंक्शन ऑक्सीटोसिन के साथ बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो उसको हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रोलैक्टिन इज द वन दैट इज हेल्पिंग इन द सिंथेसिस, द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। फॉर्मेशन नॉट रिलीज, राइट। इजेक्शन से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है वो कहीं भी रिलीज में हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो अगर कहीं भी चाइल्ड बर्थ का टाइम आएगा उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का रोल बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मिल्क के रिलीज में हेल्प कर रहा है, इट इज हेल्पिंग इन द सिंथेसिस। स्पेशली जो एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई कहाँ होते हैं, एल्वेलाई कहाँ होते हैं, लंग्स में होते हैं, साथ में मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर भी एल्वेलाई होते हैं जहां मिल्क का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा और वहां क्या करेगा, मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, राइट। तो ये वहां काम करता है प्रोलैक्टिन। तो आपके पास एक बार मिल्क सिंथेसिस हो गया तो रिलीज का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन करेगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। उसके बाद एक हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्पेशली किससे रिलीज होता है, पार्स इंटरमीडिया से। इसका फंक्शन क्या है, ये मेलानोसाइट ऑफ स्किन पे वर्क करता है एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन है, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या है, आपका मेलानोसाइट जो स्किन के अंदर होते हैं उनको एक्टिवेट करके पिगमेंटेशन पे काम करेगा। आपको पता है मेलानिन क्या, जो मेलानिन स्किन के अंदर रहता है तो उसमें मेनली पिगमेंटेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो टोटल हमने जो एडिनो हाइपोफाइसिस पढ़ा, एडिनो हाइपोफाइसिस के सारे हार्मोन पढ़ लिए। पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा TSH, तीसरा ACTH, चौथा पांचवा FSH एंड LH। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोलैक्टिन और लास्ट में हमने पढ़ा MSH, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी बट पार्ट्स इंटरमीडिया, और जिसका फंक्शन होता है रिलीज करना कौन सा हार्मोन, MSH, जो वर्क करता है कौन से सेल्स पे, मेलानोसाइट्स पे। क्या करता है मेलानोसाइट्स पे फंक्शन करके, स्किन के पिगमेंटेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज डन फॉर द एडिनो हाइपोफाइसिस। जल्दी से LH का मेल में फंक्शन बताइए, स्टिमुलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स, राइट। और FSH का फीमेल में फंक्शन बताइए, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स को मेंटेन करना, ये फंक्शन आपका किसका है, FSH का फीमेल में। और मेल में क्या फंक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना। जब टेस्टोस्टेरोन होंगे सिंथेसिस हो रहा होगा, जब सार्टोली सेल्स हेल्प कर रहे होंगे स्पर्म के डेवलपमेंट में, उस टाइम पे उसको कैसे रेगुलेट करना है, क्योंकि उसमें भी टेल का फॉर्मेशन होता है। अभी जब हम रिप्रोडक्शन पे जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और वो कैसे होती हैं। तो वो सारा रेगुलेशन कौन कंट्रोल कर रहा होता है, FSH कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक इतना क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस पे, दैट्स द पोस्टीरियर पार्ट जो कहां से रिलीज होके आ रहा था, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, राइट। वो क्या बना रहे थे, वन हार्मोन वाज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वाज द हार्मोन दैट इज रिलीजिंग फॉर, लाइक एक तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, तो किस में हेल्प करेगा, चाइल्ड बर्थ में, राइट, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। सेकेंड इज कि अगर आप देखें एक्स ऑन द स्मूथ मसल्स एंड स्टिमुलेट्स देयर
कॉन्ट्रैक्शन, तो चाइल्ड बर्थ में उस टाइम पे हेल्प करता है। स्टिमुलेट्स विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, अगेन सेम ही फंक्शन है बट दे आर मेंशनिंग इट कि कहाँ हो रहा है। उसके बाद मिल्क इजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कई बार ये कंफ्यूजन होगा, इन दोनों में मिक्सअप हो जाएगा आपके आंसर्स, तो ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जोर से बोलेंगे सब लोग मिलके, सारे बोलेंगे क्या, जय माता दी। और उसके बाद ये बोलेंगे कि जो आपके पास जो दो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन किस चीज में हेल्प करता है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस। कहीं सिंथेसिस या फॉर्मेशन आ रहा है तो प्रोलैक्टिन, अगर इजेक्शन है या रिलीज है तो ऑक्सीटोसिन। अगर कहीं भी ये मेंशन है कि मिल्क से, अगर कोई हो सकता है ये टर्म ना यूज हो, सिंथेसिस भी यूज ना हो, इजेक्शन भी यूज ना हो, और अगर कहीं भी कोई चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड वर्ड आ रहा हो कि मतलब चाइल्ड का भी बर्थ हुआ है और वो कहीं इजेक्शन या सिंथेसिस कुछ बात नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन कुछ ट्विस्ट कर दिया, अगर बर्थ का टाइम होगा तो उस टाइम पे मेनली किसका रोल आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन का रोल आ जाएगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का रोल समझ आ गया, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, राइट, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास हार्मोन है जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है ऑलरेडी, वैसोप्रेसिन और एडीएच, राइट। दिस इज द हार्मोन जो किस पे काम करता है, किडनी पे, एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्स, डीसीटी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं उनसे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंड इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिसको बोलते हैं डायूरेसिस। आपने देखा होगा आपको एंटी डायूरेटिक्स दिए जाते हैं डायूरेसिस में, जैसे जितने भी आप डायूरेटिक्स आप जैसे अगर आप कोई भी ऐसी चीजें ले रहे हो, जैसे कॉफी ज्यादा ले रहे हो या टी ले रहे हो, तो उस टाइम पे दे कैन वर्क एज अ डायूरेटिक्स, राइट। एंटी डायूरेटिक्स आपको डॉक्टर देते हैं स्पेशली कि अगर आप भी कभी अगर स्टॉप करना होता है तो आपके पास, आप ये देखें एडीएच का फंक्शन कैसा है, कैसा हार्मोन है ये, एंटी डायूरेटिक है, डायूरेटिक है, एंटी डायूरेटिक है, तो ये क्या करेगा, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देगा, कम कर देगा, कम कर देगा, राइट। आपको एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, रिटेंशन कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक अब पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स क्लियर हो गए। जल्दी से एमएसएच का फंक्शन बता दो, पिगमेंटेशन, सारे लोग मिलके बोलेंगे, राज भी बोलेगा, अब तो कॉलर भी नीचे हो गया। ठीक है, सो एमएसएच का क्या फंक्शन था बच्चे, स्किन के पिगमेंटेशन में किसको स्टिमुलेट कर रहा था, कौन सी सेल्स को, मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट कर रहा था। जल्दी से मुझे बता दो आप फंक्शन ऑफ एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कहाँ फंक्शन करता है, कॉर्टेक्स पे काम करता है, कॉर्टेक्स पे काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, और कॉर्टेक्स पे काम करने के बाद आपका क्या करेगा, स्पेशली एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, राइट, उसको स्टिमुलेट करेगा, उससे जो हार्मोन निकलेंगे उसमें भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जो पूरी एड्रिनल ग्लैंड है उसमें दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। 70 to 75% कॉर्टेक्स होता है, रिमेनिंग पार्ट 20 to 25% मेडुला होता है, कम पार्ट होता है। ठीक है, और कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर्स होती हैं, तो अभी हम देखेंगे डिटेल में उसमें क्या क्या है। तो लेकिन वो कंट्रोल कहाँ से आ रहा है, एसीटीएच के एंटीरियर पार्ट से आ रहा है। तो अभी मुझे बताइए, इतना पार्ट सबको क्लियर है, क्या हार्मोन की प्रॉपर्टी होती थी, नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं और ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मैसेंजर आप नहीं बोल सकते, अभी पहले इंटरसेलुलर मैसेंजर है ना, सेल्स के बीच में ब्लड के थ्रू आ रहा है, आप ये नहीं बोल सकते, जैसे आपका फिर वो फंक्शन खत्म हो जाएगा ना इंट्रासेलुलर में, तो फिर आपके पास डक्ट आ गई। ठीक है, अगर स्पेशली वहां रिलीज कर रहे हो, जैसे आपके लिए हार्मोन तो ऐसे है ना, ब्लड के थ्रू आपने रिलीज किया तो वो सेल्स के बीच में ही ट्रेवल कर रहा है ना, सारा का सारा फ्लूइड अगर आप देखोगे तो ब्लड सेल्स के बीच में ही आ रहा है। तो आप इंटरसेलुलर वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, इंटरसेलुलर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ब्लड के थ्रू जा रहा है, मतलब दिस इज फॉर द जनरलाइज केस। अगर कोई स्पेसिफिक केस है दैट्स अनदर थिंग, उसमें आपके पास मैसेंजर आ जाएंगे, जैसे जब आप इंट्रासेलुलर बात करते हो तो फिर वो मैसेंजर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मैकेनिज्म का पार्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे हार्मोन्स की बात करोगे तो हार्मोन्स जब आएंगे तो वो इंट्रासेलुलर चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर स्टेरॉइड हार्मोन आया तो आपको पता है कि स्टेरॉइड्स आई लाइक दे आर हैविंग द मैकेनिज्म जिसमें आपको सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्रेंडली हो जाती है उनके साथ, और वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि आप उनका नेचर क्या हो गया, लिपिड लिपिड का नेचर हो गया। आपको पता है ना, जितने भी ऑयल्स होते हैं, जितने भी लिपिड्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि सारा मेम्ब्रेन किसका बना है, फॉस्फोलिपिड का बना है। तो उनकी दोस्ती हो जाती है कि अच्छा तुम भी फॉस्फोलिपिड, मैं भी फॉस्फोलिपिड।
ओके चलिए अंदर चलते हैं। लेकिन अगर कोई भी और कोई आएगा तो वो उसको नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रोटीनियस नेचर का अगर कुछ आ रहा है, पेप्टाइड आ रहा है, तो वो उसको इजीली नहीं जाने देते। उस केस में आपको क्या करने पड़ते हैं, मैसेंजर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आई थिंक यस बच्चे, हाँ डायबिटीज इंसिपिडस करता है, अभी देखेंगे डिजीज देखेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के केस में आपका क्या होगा कि अगर आपका एडीएच फंक्शन नहीं कर रहा होगा, अगर एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, यूरिनेशन बढ़ जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन पास होगा, राइट। तो उस केस में उस डिजीज को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। आपको डायबिटीज मेलिटस तो ऑलरेडी पता है, इज आर रिलेटेड टू द शुगर, बट व्हाट अबाउट द इंसिपिडस, इंसिपिडस इज नॉट रिलेटेड टू द शुगर इन एनी वे, राइट। तो आपके पास क्या होता है कि कभी भी अगर एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है तो उस केस में एडीएच पे आपका कंट्रोल या उसका अमाउंट कम हो गया, दैट्स अ रीजन, राइट, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो आपके पास डिसऑर्डर्स कौन कौन से दिए गए, एक हो गया अगर आप हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ, कम हो जाएंगे, डॉर्फ हो जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर आपके पास एक है जिजेंटिज्म, उसमें क्या हो जाएगा, हाइपर सिक्रीशन, बहुत ज्यादा बड़े हो गए, राइट। सो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक डिजीज आ रहा है एक्रोमेगैली, जो मिडिल एज में हो जाता है कि अगर जैसे आपने 18 का एज क्रॉस कर लिया, ठीक है, और क्रॉस करने के बाद अचानक से आपका क्या हुआ कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लगा, हाइपर सिक्रीशन हो गया, तो उसमें क्या होगा, सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस, फेस का लेंथ आप देखोगे पूरे बॉडी प्रोपोर्शन से बहुत अलग हो जाएगा और पूरी बॉडी डिसफिगर हो जाएगी, स्पेशली फेस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अगर इसका डायग्राम देखा हो, उसमें बहुत एक इंसान दिया है जिसका चेहरा बहुत लंबा सा है ऐसा, ठीक है, बॉडी के प्रोपोर्शन में, तो वो है एक्रोमेगैली का केस, राइट। तो इसमें हमने पढ़ा हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, डॉर्फिज्म, ऑब्वियसली एक हार्मोन है जो लॉन्ग बोन्स पे काम करता है। ग्रोथ हार्मोन कैसे फंक्शनिंग करता है, स्पेशली आपके लॉन्ग बोन्स पे काम करता है। तो लॉन्ग बोन्स की जो लेंथ बढ़ती है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से बढ़ रही है, इसीलिए आपकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। अगर उस पे ये ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करेगा, हाइपोसिक्रीशन होगा, तो क्या कौन सी डिजीज हो जाएगी, डॉर्फिज्म हो जाएगी। अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है तो हो सकता है आपको जिजेंटिज्म हो जाए। उसके अलावा अगर दूसरा मिडिल एज में हो रहा है, स्पेशली मिडिल एज का मेंशन किया है तो इसको ध्यान रखेंगे, मिडिल एज में अगर हो रहा है हाइपर सिक्रीशन, अगर मिडिल एज मेंशन नहीं है तो आप जिजेंटिज्म के साथ जाओगे, मिडिल एज मेंशन है तो आप किसके साथ जाओगे, एक्रोमेगैली के साथ जाओगे, जिसमें स्पेशली आपसे अगर इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया कि इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज जिसमें एक हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है, जिसमें स्पेशली फेस और बॉडी डिसफिगर ज्यादा हो जाती है, तो यू आर गोइंग टू मेंशन एक्रोमेगैली। इज इट क्लियर और नॉट। चलिए नेक्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे थे, किसका हाइपोसिक्रीशन होगा, एडीएच का। सो इट इज बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायरेटिक का मतलब क्या होता है, डायरेटिक मतलब रिलीज ऑफ यूरिन, डायूरेसिस मतलब आप कितना रिलीज कर रहे हो, राइट, यूरिन। अगर आप उसको स्टॉप कर रहे हो एंटी पार्ट, तो दैट इज एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, राइट। तो इसमें क्या होता है, डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू द वाटर लॉस एंड इट विल लीड टू द डिहाइड्रेशन। अगर कोई एक्सेसिव यूरिन पास कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, राइट। ये डिजीज हो गई। स्पेशली एक्रोमेगैली का केस इसको डिस्कस कर सकते हैं कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ व्हाट, ग्रोथ हार्मोन। कहाँ हो रहा है, मिडिल एज में, लीड्स टू प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, ठीक है। इस डिजीज में लाइक अर्ली स्टेजेस में इसको डायग्नोस नहीं कर पाते, ठीक है, और ऑफन गोज अननोटिस फॉर मेनी इयर्स अंटिल चेंजेस फॉर एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, ठीक है। तो स्पेशली इसको मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में, तो उसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी तरीके से चेंज करके वो इस पे क्वेश्चन दे दे। तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट की पार्ट है, क्योंकि हाइपर सिक्रीशन तो आपके पास जिजेंटिज्म में भी हो रहा है, बट द थिंग इज कि दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो इसका डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या हो रहा है, बॉडी डिसफिगरमेंट हो रहा है और स्पेशली फेस में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इट इज हैपनिंग इन द मिडिल एज। इज दिस पार्ट क्लियर, एक्रोमेगैली क्लियर है, एक्रोमेगैली जिजेंटिज्म बोथ आर हैपनिंग विद द हाइपर सिक्रीशन, ठीक है, लेकिन एक किस में हो रहा है, मिडिल एज में हो रहा है, ठीक है। और आपका जो अगर आप देखेंगे दूसरा हाइपोसिक्रीशन से क्या हो रहा है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, डॉर्फिज्म, राइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है पीनियल ग्लैंड, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है,
बट दिस इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन. आपका जो फोर ब्रेन, आपको पता है डॉर्सल साइड कौन सा होता है, जो पीछे का हमारा साइड है, दैट इज द डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड. तो ब्रेन के डॉर्सल साइड पे, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है. कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? मिलेटोनिन. दिस इज रिलीजिंग द मिलेटोनिन. और मिलेटोनिन का फंक्शन आप देख लो, एक तो ये क्या कर रहा है, डायर्नल रिदम्स को कंट्रोल कर रहा है, जो स्लीप वेक साइकिल है आपकी. ठीक है, तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो अभी आप कब स्लीप पैटर्न आपके कब उठते हो कब सोते हो, ठीक है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? पीनियल ग्लैंड के थ्रू हो रहा है. और इस ग्लैंड के थ्रू मतलब मेनली इस पे लाइट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. अगर आप डिफरेंट टाइप के लाइट्स, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप लाइट बंद करके सोइए. ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि आपका अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ये जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. जितना आपका एक्सपोजर, जैसे जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जैसे लाइट बंद कर दिया लेकिन आंख के सामने मोबाइल रख रखा है, ठीक है, उससे भी आपका पैटर्न डिस्टर्ब होगा. काफी बार ऐसा होता है ना कि बस घर वालों को पता चल जाए कि सो गए और ऊपर से आपने रजाई डाल रखा है और अंदर से आपके एपिसोड पे एपिसोड, एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज वो खत्म हो रही है इंटरनली, वो किसी को नहीं पता चल रहा. बस केवल वो नेटफ्लिक्स को पता है और अमेजोन को पता है कि आपने कितना देख लिया. ठीक है, चलिए. और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज पे आपका, मतलब स्पेशली इम्यूनिटी से रिलेट हो गया, उस पे भी इसका फंक्शन होता है. तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर भी साइकिल्स, एक साइकिल नहीं है. हम जनरलाइज करके इसको देख रहे हैं स्लीप वेक साइकिल, लेकिन हमारी बॉडी में मल्टीपल साइकिल्स हो रही हैं. ठीक है, स्लीप वेक साइकिल हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस की साइकिल चल रही है कि ये बनना है, ये ब्रेक डाउन होना है. ठीक है, उसको टर्न ओवर नंबर भी बोलते हैं, जब एक चीज से दूसरी चीजें चेंज होती हैं, राइट. तो वो सारे मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और जब ये डिस्टर्ब होता है तो बहुत साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं. ठीक है, और ओवरऑल फिर आपकी बॉडी की मैकेनिज्म पे फंक्शन पड़ता है और फिर आपको अच्छा नहीं लगता या आप बीमार फील करते हो, तो वो सब हो सकता है. तो अगर किसी को ये लगता है कि नहीं मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा देर जागने से कुछ नहीं होता, तो बच्चे होता है, प्लीज़ बिलीव मी. यस बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बच्चे. अगर आपका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आपका प्रॉपर अगर आपका एक्सपोजर बहुत लंबे टाइम तक लाइट से है, जैसे एक मूवी थी मैंने देखी थी सलमान खान की, कौन सी मूवी थी वो, जिसमें वो विलन को पूरे टाइम जगा के रखता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ टॉर्चर. अगर आप किसी को जगा के रखते हो पूरे टाइम, मतलब आप सोने ना दो, ये बहुत बड़ा टॉर्चर है. मतलब आप कुछ मत करो उस बंदे के साथ, बस आप उसको सोने मत दो, आपका पूरा ब्रेन हिल जाएगा, मेमोरी कंसोलिडेट नहीं हो सकती आपकी. जैसे जितने लोगों को भी ये लगता है कि एग्जाम से ठीक एक दिन पहले, शायद सब लोगों को ये लगता है कि उनको सुपर पावर्स मिल जाती हैं और वो सब कुछ मेमोरी में सब रख सकते हैं, बट बिलीव मी जस्ट अपोजिट होता है. ठीक है, आपको बस लगता होगा कि अच्छा हेडिंग याद है, ठीक है मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत रिवाइज कर लिया. ये है मिसकॉन्सेप्शन कि एग्जाम से एक दिन पहले तो मैं पूरा सिलेबस फिनिश कर देता हूँ. ठीक है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता. आपकी ये दो चीजें आपस में रिलेटेड हैं. अगर आप इसका, जब आप जाओगे न्यूरो के लिए, अपना पीजी के लिए, देन आपको एक बुक इशू होगी स्पेशली उसमें इन्हीं दो चीजों को रिलेट करके. आई थिंक 2000 पेजेस की बुक है, जो एक्सप्लेनेशन है बस आपका कैसे मेमोरी और स्लीप रिलेटेड है, जिसमें आपको पता है कि स्लीप के भी स्टेजेस होते हैं, रैम, एन रैम. ठीक है, स्लीप के आपके स्टेजेस होते हैं. अगर आपने वो स्लीप के स्टेजेस नहीं अचीव किए तो आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. इसीलिए कभी कभी हम उठते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है. फील किया होगा ना, अचानक से अगर आपका पूरी स्लीप साइकिल ब्रेक हो गई, अगर आपने वो स्लीप के फेजेस अचीव नहीं किए हैं तो आपको रेस्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो कभी भी अगर सोए तो ऐसा नहीं करेंगे पावर नैप ले रहे हो, किसकी तरह वायरस की तरह पावर नैप ले लेता हूँ 7 मिनट का, वो पावर नैप मत लो. पूरा साइकिल जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, पावर नैप जैसा वो, मतलब आप शॉर्टकट निकालने की कोशिश मत करो, बॉडी के सिस्टम को चीट करने की कोशिश मत करो. तो स्लीप के आपके पैटर्न्स हैं और उसमें भी फेजेस हैं. एक स्लीप स्टडी होती है स्पेशली फॉर द पीपल, जब आप पल्मोनरी में जाओगे फॉर लंग्स के स्टडी के लिए, तो उसमें आपको कितना ऑक्सीजन देना है, कितना सारी चीजें देनी है, दैट विल बी डिसाइडेड. उससे पहले वो एक टेस्ट कराते हैं, स्लीप टेस्ट, और उस स्लीप साइकिल में आपकी पूरा स्लीप का पैटर्न देखा जाता है कि कितना आप क्योंकि जब आप डीप स्लीप में होगे तो आपका रेस्पिरेशन का रेट चेंज होगा, आपकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कितनी है उसी हिसाब से डिसाइड होगी. तो वो सारी चीजें भी आती हैं वहां. ठीक है, ये क्लियर हो गया? बताइए, कोई डाउट है आप लोगों को? मेलेटोनिन का जो सिक्रीशन है, यस बच्चा, अगर आप ज्यादा सिक्रीशन कराओगे तो उस केस में फिर प्रॉब्लम होगी. ठीक है, आपका एक्सेसिव सिक्रीशन होता रहेगा. बिल्कुल 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 बिल्कुल.
ठीक है, यस यस। लोकेशन बच्चे, इसका जो लोकेशन है वो डॉर्सल साइड है, ब्रेन, फोर ब्रेन का जो ऐसे जब आप जो थैलेमस वाला पोर्शन देखते हो ना, जैसे जब आप ब्रेन बनाते हो इसमें, यहां से आपका ये इपीथैलेमस है, इसका ये डॉर्सल साइड ये है, तो यहां पर होगा। उसके बाद हाइपोथैलेमस आ जाता है, ठीक है, थैलेमस आ जाता है, ये मतलब दिस इज द होल पोर्शन इज थैलेमस, उसके नीचे का पोर्शन इज हाइपोथैलेमस, ये एपीथैलेमस, ये डॉर्सल साइड है, ठीक है। तो फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में आपका क्या होता है, पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, दैट इज अ लाइक थोरेसिक रीजन में आपके कौन कौन से ग्लैंड है, ठीक है। अभी हमने देखा सबसे पहले ब्रेन के पोर्शन में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का देख लिया, पीनियल ग्लैंड का देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो थोरेसिक रीजन में हमारे कौन से ग्लैंड है। थोरेसिक रीजन में आप देखोगे स्पेशली आपके पास है थोरेसिक ग्लैंड, थोरेसिक नहीं, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। देयर आर थ्री ग्लैंड्स जो आपके कौन से रीजन में प्रेजेंट है, थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। थोरेसिक रीजन में कितने वर्टिब्री होते हैं, ठीक, और सर्वाइकल में 7 होते हैं बच्चे, ठीक है। तो 7 हो गए। सैक्रल में कितने होते हैं, सैक्रल, लंबर में कितने होते हैं, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, रिवीजन नहीं हो रहा फिर। 7 किस में होते हैं, लंबर में 7 कहां से आ गए, 5 होते हैं। सैक्रल और कॉक्सिक्स में, सैक्रल कॉक्सिक्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। सैक्रल कितने होते हैं, 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। लंबर 5 होते हैं, ठीक है। थोरेसिक 12 होते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ ग्लाइडिंग कहाँ होता है ज्वाइंट, फेलेंजेस में कहाँ से हो गया, अच्छा, आपके कार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स और टार्सल्स के अंदर हो सकता है, टार्सल्स हो गए या कार्पल्स हो गए, उसके अंदर आपको कौन सा मिलेगा, ग्लाइडिंग जॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं थायराइड पे। थायराइड ग्लैंड है आपके पास, यू आर हैविंग द सेकंड, देयर आर 3 ग्लैंड्स इन द थोरेसिक रीजन, थायराइड, पैराथायराइड एंड द थर्ड ग्लैंड इज थाइमस, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द थायराइड ग्लैंड, राइट। थायराइड ग्लैंड आपका ट्रैकिया, आपको पता है रेस्पिरेटरी पाइप, उसके साइड में प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई शेप्ड होता है। अगर आपके पास ये ट्यूब जा रहा है तो यहाँ आपके पास बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगी, जैसे बो टाई होती है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी आर हैविंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड बोलते हैं, ठीक है। कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है। अगर आपको स्नेक मिल गया तो उसमें कैसी होगी, मतलब अगर रेप्टाइल्स मिल गए आपको, उसमें सिंगल लोब होता है, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर बाइलोब्ड है, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर बाइलोब्ड है। बाकी रेप्टाइल्स में कैसा होता है, तो ये है बर्ड्स में एंड मैमल्स में। अगर कोई बर्ड आपको मिल गई तो उसका भी थायराइड कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा। और अगर आपको रेप्टाइल्स मिल गए तो उसमें कैसा होगा, रेप्टाइल्स में सिंगल लोब्ड होगा। दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये जो लोब्स है, बाइलोब आपस में कनेक्टेड रहेंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, इस्थमस। इस्थमस के थ्रू क्या रहता है, दोनों लोब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जो हार्मोन यहां से रिलीज हो रहा है, अच्छा इसमें बात करें जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, अगर आप ये देखोगे ग्लैंड के बारे में, तो इसमें आपके फॉलिकल्स होते हैं। ये अगर आप ग्लैंड देखें तो इसमें कैसे होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। ये बहुत सारे फॉलिकल्स से मिलकर बना होता है, और उसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू से बना, मैट्रिक्स से बना एक स्ट्रोमा होता है, जिसके अंदर ये फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉलिकल। फॉलिकल्स के अंदर क्या होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। थायराइड ग्लैंड किससे बना है, फॉलिकल से बना है। फॉलिकल्स के अंदर क्या होंगी, फॉलिकुलर सेल्स होंगी। और किसके अंदर रहते हैं, स्ट्रोमेटल टिश्यू के अंदर रहते हैं। स्ट्रोमल टिश्यू जो होता है उसके अंदर ये फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। आयोडीन एक असेंशियल कंपोनेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड हार्मोन, आयोडीन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर आपको थायराइड से हार्मोन बनाने हैं तो यू रिक्वायर्ड व्हाट, थायराइड, आयोडीन, राइट। आयोडीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 150 माइक्रोग्राम पर डे, 150 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम में आपको चाहिए होता है, ठीक है।
ये नहीं कि आपको भर भर के आयोडीन ले लो तो प्रॉब्लम हो जाएगी उससे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप देखोगे तो डेली डाइट में अराउंड 150 माइक्रोग्राम के अराउंड आपको क्या होना चाहिए, आपके पास आयोडीन होना चाहिए, ठीक है। इससे जो हार्मोन बनते हैं, एक बनता है T4, दूसरा बनता है T3। T4 T3 कुछ अलग वो नहीं है इसमें, मतलब अगर आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल हैं तो ट्राई आयोडो थायरोनिन, अगर 4 हैं तो टेट्रा आयोडो थायरोनिन, राइट। दीज आर आपका T3, इसमें आपस में कन्वर्जन होता रहेगा, जो T4 बनेगा वो T3 में कन्वर्ट होकर फाइनल फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें सिक्रीशन होता है, पहले जैसे बनेंगे दोनों, लेकिन इसमें एक्टिविटी अलग है, सिंथेसिस अलग है। T4 का कन्वर्जन T3 में होता रहता है। कंपैरेटिव एक्टिविटी वाइज देखेंगे तो आपका T3 की ज्यादा है, लेकिन बनेगा T4 ज्यादा, कन्वर्जन लेकिन T3 में हो जाएगा बाद में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज कन्वर्टिंग और रेगुलेटिंग द बीएमआर। इसका फंक्शन क्या है, बीएमआर को रेगुलेट करना। बीएमआर सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब हो गया आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, उनका रेगुलेशन, कैसे उनका ब्रेक डाउन होना है, कैसे उसको यूज करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द थायराइड। आपने देखा होगा, इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम आपके घर में, अगर आप चेक करोगे स्पेशली इन फीमेल्स, तो वहां बहुत देखा जाता है, लेकिन मेल्स में भी प्रॉब्लम होती है थायराइड की, ठीक है। क्योंकि आपका मेनली अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आप देखते होगा, अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है तो किसी का वेट गेन हो रहा है या मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में थायराइड। अगर आप देखेंगे फैमिलीज में तो बहुत कॉमन है, ठीक है। दूसरा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है ये। अब आपको पता है कि अगर कभी भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेट करता है तो हम एड्रिनल ग्लैंड पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका फंक्शन भी क्या है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, क्योंकि इसका ये मेनली कैसा हार्मोन है, बीएमआर को रेगुलेट करने वाला। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट को कोई कंट्रोल कर रहा है, आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनके रेट को कोई रेगुलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उससे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं बचेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं ये ऑप्शन दे दिया जाए कि थायराइड कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो प्लीज यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन कि ये भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को कंट्रोल करता है। दूसरा, रेगुलेट डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैचुरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा सपोर्ट प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, इरेथ्रोपोइसिस और रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप देखो कितने फंक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस का फंक्शन हम स्पेशली कहां से पढ़ते हैं, कौन से हार्मोन से, इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन कहां से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है, ठीक है। अब अगर इसमें देख रहे हो थायराइड भी इरेथ्रोपोइसिस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। सपोर्ट, इट इज एक्चुअली सपोर्टिंग, राइट। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स के साथ वो करेंगे और आपका क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आपका कौन सा पार्ट कहां इन्वॉल्व है, राइट। इरेथ्रोपोइसिस ये सपोर्ट कर रहा है उस प्रोसेस को, थायराइड का रेगुलेट कर रहा है, सीएनएस के डेवलपमेंट को हेल्प कर रहा है। तो अगर आप पूरे फंक्शन देखो आप T3 T4 के, तो क्या क्या फंक्शन है, फर्स्ट इज बीएमआर, ठीक है। बीएमआर तो आपको हमेशा याद रहेगा, यानी कि बीएमआर इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, जो आपके मेन कंपोनेंट है, राइट, उनके मेटाबॉलिज्म के, उनकी साइकिल्स को रन करने के कैसे हम उनको ब्रेक डाउन करेंगे। व्हाट एल्स, उसके बाद आप देखो, अगर आप मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हो तो हम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं छोड़ सकते, उसको भी रेगुलेट कर रहा है। फिर आता है आपका सीएनएस की रेगुलेशन और डेवलपमेंट पे, उसमें भी इन्वॉल्व है। फिर किसको सपोर्ट कर रहा है, विच प्रोसेस, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कौन सी प्रोसेस, इरेथ्रोपोइसिस, उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो वहां भी इन्वॉल्व है। तो थायराइड के फंक्शन, आई नो आप लोगों को ऑलरेडी बीएमआर पता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो आपको याद रखने, क्योंकि बीएमआर आपको ऑलरेडी पता है तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है, एक आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के मॉलिक्यूल को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। सेकंड, व्हाट, सीएनएस के रेगुलेशन में, मतलब डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। डेवलपमेंट में बच्चे, अगर ये जैसे जिस टाइम पे अगर सपोज आपने कोई फूड लिया, कोई बच्चा है ऐसा जिसका थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अब अगर उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा मतलब यानी कि आप ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हो, और आपको पता है कि ये माइलिनेशन की प्रोसेस होती है या जो होता है उसमें लिपिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्फिंगोमाइलिन, राइट, दिस इज व्हाट, दीज आर द स्फिंगोलिपिड्स ओनली, ठीक है। तो वो लिपिड का पोर्शन है, अगर आपका उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा तो आप सीएनएस पे कैसे जाओगे,
तो उस तरीके से इनडायरेक्टली आपका क्या करेगा, सीएनएस के डेवलपमेंट का क्या हुआ कि उसके पार्ट्स को बनने में प्रॉब्लम कराएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, इरेथ्रोपोइसिस में जो आपका स्पेशली आरबीसीज के सिंथेसिस में भी हिंड्रेंस कॉज करेगा अगर थायराइड नहीं हुआ तो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें, देयर इज अनदर हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। अब रेगुलेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? रेगुलेट मतलब क्या, क्या करेगा ये, डिक्रीज करेगा। स्पेशली अगर आप देखें इसका जो थायरोकैल्सिटोनिन है, इसका एंटागोनिस्टिक कौन सा होता है? थायरोकैल्सिटोनिन तो ये हो गया पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है, वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, वो हाइपर कैल्सियमिक है, ये हाइपोकैल्सियमिक है। हाँ, इसमें बच्चे दो टाइप के सेल होंगे ना, पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं आपके पास, एक सेल ये फॉलिकुलर सेल है, एक होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल, उनसे क्या रिलीज होता है, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। आपके पास दो टाइप के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक तो T3 T4 आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। थायराइड से T3 T4 हमें ऑलरेडी पता है। थायराइड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है राज, कौन सा बचे? T3 का फुल फॉर्म, T3 का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई आइडो थायरोनिन। और टेट्रा T4 का टेट्रा आइडो व्हाट, टेट्रा आइडो। बहुत नाराज होंगे बाबूजी सारे, तुमने कुछ तुम सही नहीं कर रहे हो, सिमरन का क्या होगा फिर। सो थायरोकैल्सिटोनिन दूसरा हार्मोन है जो रिलीज होता है। तो आपके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो फॉलिकुलर सेल्स हो गए, दूसरे पैराफॉलिकुलर होते हैं, ठीक है। और उन पैराफॉलिकुलर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, दे आर रिलीजिंग द अनदर हार्मोन जिसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन। इसका फंक्शन है, कैल्सिटोनिन आ रहा है मतलब कैल्शियम को रेगुलेट करता होगा। कैल्शियम को कैसे रेगुलेट कर रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में, क्योंकि कैल्शियम का रेगुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज्यादा दे दिया, उससे भी आपको पता है, आपने देखा था साइनेप्स के पास कैल्शियम पहुंचता है तभी तो साइनेप्टिक वेसिकल आते हैं। आपने कोई मैसेज भेजा, न्यूरॉन सपोज कंडक्शन कर रहे हैं मैसेज का, लेकिन अगर एक साइनेप्स से दूसरे साइनेप्स नहीं जा रहा तो आप कुछ कर लोगे? कोई बहुत बड़ी कोई भी चीज हो गई, लेकिन अगर आप सपोज उसको कम्युनिकेट ना कर पाओ, आपकी मान लो फर्स्ट रैंक आ गई और पूरा सोशल मीडिया उसी दिन बंद कर दिया गया और आपको ये बोल दिया गया कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी को, आपकी फर्स्ट रैंक आई है, इसको सीक्रेट रखना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब कॉलेज को भी ना पता चले, तो तुम रह लोगे इसके बिना? वही कि कॉलेज को भी नहीं पता, तुम कॉलेज के पास जा रहे हो, भाई मेरे फर्स्ट रैंक लाया है पूरा 720 आउट ऑफ 720, तो भाई मैसेज तो भेजना पड़ेगा ना, उनको भी पता होना चाहिए कि इसी बच्चे ने क्वालिफाई किया है। तो कैल्शियम का रोल वही है कि आपने जो भी काम कर रहे हो, अगर उसमें कम्युनिकेशन करना है, मसल का चाहे कॉन्ट्रेक्शन हो, आपने देखा कैल्शियम के रोल कितनी जगह है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प कर रहा है आपका। इवन आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी जब सेल बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें स्पेसेस होते हैं, आपको पता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका यूज करके ही आप क्या करते हो, एटीपी बनाते हो, ठीक है। और अगर सेल को मरना है, उसका एपोप्टोसिस होना है, एपोप्टोसिस वर्ड सुना है, सुसाइड ऑफ सेल, राइट, मतलब आप बोल सकते हो उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं, सेल सुसाइड जब करता है अपने से, राइट, तो उस केस में आपके पास साइटोक्रोम सी करके एक एंजाइम होता है, वो बाहर निकल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और उसका डिसिपेशन, जैसे अगर आपके स्पेशली जो हाइड्रोजन आयन है, अगर आप उसको डिसिपेट करा दो, जैसे किसी के माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के बीच में जो हाइड्रोजन आयन है, अगर आप वो निकाल दो, तो क्या एटीपी सिंथेसिस कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। उसमें भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दी तो हाइड्रोजन आयन जितने हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे, फिर आप एटीपी नहीं बना पाओगे। तो कैल्शियम का बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये उसको रेगुलेट करता है, स्पेशली क्या करता है, ब्लड में या सीरम में कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है, ज्यादा हो गया तो कम कर देता है, ठीक है। इसमें स्पेशली रेगुलेट लिख रखा है, लेकिन क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। इसके अपोजिट, अब कम करने का मतलब क्या होगा, अब इसको अलग अलग तरीके से रिलेट किया जाएगा। अगर कम कर रहा है तो वो कैल्शियम जाएगा कहां, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कैल्शियम तुम कहां भेजोगे, तो बोन में कहां भेज सकते हैं, वी कैन सेंड दिस कैल्शियम टू बोन्स के पास भेज सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं, कैल्शियम से कैल्शियम को रिलीज भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा ये बताइए, ये हाइपोकैल्सिमिक होगा या हाइपर कैल्सिमिक होगा?
हाइपोकैल्सेमिक होगा आपके पास। अगर इफ यू आर गोइंग टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट विल बी हाइपोकैल्सेमिक। हाइपोकैल्सेमिक का मतलब हो गया कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में कम करने का मतलब ये नहीं है कम कर देना जो नॉर्मल लिमिट है, मतलब ऑप्टिमम पे लेके आना, ठीक है। कम का मतलब हमेशा हम ये समझते हैं कि आप जाके इसको कम करके भाई जीरो ही कर दो, ऐसा नहीं है उसका मतलब। यू नीड टू ब्रिंग इट टू द ऑप्टिमल कंडीशन, जो ऑप्टिमम अमाउंट है आपको वहां पर लेके आना है, ठीक है। तो ये किसका काम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सेमिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट एक हार्मोन काम करता है, उसका नाम क्या होता है, पैराथायराइड। एक ग्लैंड होती है, आपको पता है कि ये आपने पढ़ा था, वी वर हैविंग दिस ग्लैंड, क्या नाम है इसका, ये बहुत सारे आपके फॉलिकल्स हैं, ठीक है। और ये आई एम शोइंग इट फ्रॉम द डॉर्सल साइड, ठीक है। आपके पास एक ग्लैंड दिखेगा, कितने होंगे नंबर में, 4, देयर विल बी 4 इन नंबर, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड होती है। अच्छा, हम बोन से रिलेट बात कर रहे थे, तो जो भी कैल्शियम एक्स्ट्रा होता है, जो कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन की हम बात कर रहे थे, तो उसने कैल्शियम को क्या किया, कैल्शियम के अमाउंट को, कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद कहां भेज दिया, बोन के पास, तो बोन में डिपॉजिट करता है, ठीक है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, राइट। इसके जस्ट अपोजिट जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे डीमिनरलाइजेशन, आपकी बोन वीक कर देगा, कौन, पैराथायराइड, ठीक है। दोनों किसका इफेक्ट कैसा आ रहा है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इट इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। नंबर कितना होता है, देयर आर 4 इन नंबर्स, छोटे छोटे होते हैं, कहां पे प्रेजेंट हो गए, थायराइड ग्लैंड के पीछे साइड पे प्रेजेंट हो गए। Thyrocalcitonin and parathormone play a significant role in calcium homeostasis. Homeostasis means we need to maintain it in the concentration जो body को help कर पाए to regulate the different type of functions, right? आपका जो कैल्शियम से रिलेटेड फंक्शन है, आपको अगर आपने इसको ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं रखा तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। क्या करता है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम, इसलिए कैसा है ये, आपसे पूछा जाए हाइपर कैल्सीमिक बताइए, तो हाइपर कैल्सीमिक कौन हो गया, हाइपरकैल्सीमिक इज पैराथायरॉइड, हाइपोकैल्सीमिक कौन सा हो गया, थायरोकैल्सिटोनिन, राइट। इट एक्ट्स ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन। अगर आपको ये टर्म्स दिखते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको ब्लड के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो बोन को डिसॉल्व करना शुरू कर दो, बोन से कैल्शियम ब्लड में आने लगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन बढ़ा दो ब्लड में, आप ऐसे ही तो करोगे कि इंटेस्टाइन में आ रहा है, वहां से आपने कैल्शियम का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड टू, रीनल ट्यूब्यूल से भी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करो और डाइजेस्टेड फूड से भी एब्जॉर्ब करो, उसके थ्रू ही तो आप हाइपर कैल्सिमिक हो सकते हो। हाइपर कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ा सकते हो कम से, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन समझ आया, ठीक है। दो हमने हार्मोन पढ़े, एक हमने पढ़ा थायरोकैल्सिटोनिन, दूसरा पढ़ा पैराथायराइड हार्मोन। इसको पैराथायराइड हार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉलिप ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, इसलिए उसको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन का फंक्शन क्या है, इट्स अ हाइपर कैल्सिमिक, और आपका थायरोकैल्सिटोनिन इज हाइपोकैल्सिमिक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थाइमस। थाइमस ग्लैंड आपको पता है इट्स रिलेटेड टू द इम्यूनिटी। इसमें भी इट्स अ लोबुलर स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑफ वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। आपका जो स्टर्नम होता है उसके पीछे प्रेजेंट होगा, स्टर्नम ये वाला पोर्शन हो गया, इसके पीछे कौन प्रेजेंट होगा, थाइमस। और ये मोस्टली ओल्ड एज में क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। 7 के एज के तक आप देखोगे पूरा डेवलपमेंट होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, डीजनरेट होता रहता है। इसीलिए आपका ओल्ड एज में इम्यूनिटी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, और कैसा है नेचर में, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। इसका रोल क्या है, इट इज हेल्पिंग इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, दस प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है, अभी हमने समझा था व्हाट वाज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। इट आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, देयरबाय प्रोवाइडिंग ह्यूमरल इम्यूनिटी टू। आपको लगता होगा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब बस ये हो गया कि सेल में डील करना है, लेकिन जब आप मैसेजेस भेजते हो तो उसका मतलब ये भी होता है कि आपको बी सेल्स के पास भी मैसेज भेजना है, सो दैट यू कैन आल्सो हैव द
एंटीबॉडीज, ह्यूमरल एंटीबॉडी भी आपको जो इम्यूनिटी है वो भी मिल जाए, राइट? तो ये दोनों तरीके से इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है. इट इज हेल्पिंग इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज इन व्हाट, ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट? तो आई थिंक दिस इज क्लियर. उसके बाद थायराइड ग्लैंड के अगर हम देखें डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, तो वी आर हैविंग अ हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी अगर आपकी डाइट में है तो यू कैन हैव द गॉइटर, ठीक है? तो उससे क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. उसके अलावा क्या होता है, क्रिटिनिज्म, राइट? स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन. इसमें आप बोल सकते हो कोई डॉर्फ जो मेंटली रिटार्डेड हो, मतलब ओवरऑल अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कोई डार्क पर्सन जो मेंटली रिटार्डेड हो, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसके, ठीक है? तो स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन एंड डीप म्यूटिज्म. इन अडल्ट वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बिकम इरेगुलर. सो ऑल दीज आर द फंक्शन. कब होंगे ये, जब आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म हो, मतलब थायराइड का अमाउंट कैसा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आपके पास हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो सकता है. ऑब्वियसली अगर आपका सेल्स इरेगुलरली सिंथेसाइज कर रही है थायराइड तो कैंसर में ही रिजल्ट करेगा. उसके अलावा जो डिजीज आपके पास होगी वो होगी एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, और आपके पास एक डिजीज होती है ग्रेव्स डिजीज. इसमें स्पेशली क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, एंड आई बॉल्स जो हैं वो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में बाहर को बल्ज होके आने लगती हैं. ऐसा लगता है कि आईज आर कमिंग आउटसाइड, राइट? जो आपका आप देख रहे हो जो स्क्लेरा, जो कॉर्निया वाला पार्ट है जो अभी दिख रहा है, इट विल सीम कि ये आईज बाहर निकल रही हैं. मतलब बहुत किसी जिसको भी एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होगा उसकी आईज बाहर निकली होंगी काफी, राइट? जो कैविटी हमारे आईज जो अंदर दिख रही हैं वो थोड़ा सा बाहर होंगी, ठीक है? तो उसको ही बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है? इसमें बीएमआर इंक्रीज हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है, ठीक है? तो हमने क्या देखा, हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी डिजीज हो रही है, सिंपल गॉइटर एंड क्रिटिनिज्म. सिंपल गॉइटर एंड क्रिटिनिज्म. एक और डिजीज होती है हाशमीटो डिजीज. हाशमीटो डिजीज कैसे होती है, हाशमीटो ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं, जापान में एक सर्जन थे हाशमीटो, उन्होंने डिस्कवर किया था. दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस वन, कि उसमें आपका ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी तो उससे क्या हो जाता है, उसमें भी थायराइड अपने आप को ही किल करने लगता है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज है. उसमें अगर आपको कभी हाशमीटो डिजीज मिलता है तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस हाशमीटो. और कैसी डिजीज है ये, ऑटो इम्यून, ठीक है? इसको इसके अलावा एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं मिक्सोडेमा, और दिस इज ऑल्सो हाइपोथायरॉयडिज्म. मिक्सोडेमा इज अ काइंड ऑफ, उसको बोलते हैं गुल्स फेस, मतलब उसमें मेनली फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, पफी फेस लगता है, ठीक है? तो उसको भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मिक्सोडेमा. और अगर कहीं लिखा आता है गुल्स डिजीज, दैट इज ऑल्सो हाइपोथायरॉयडिज्म. दैट्स अ एक्स्ट्रा, नहीं दे रखे एनसीईआरटी में, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगा रहे होगे तो हो सकता है कभी दिख जाए. हाशमीटो डिजीज में आपको दे सकते हैं, हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी से रिलेट करके दे सकते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास ये हो गया. एक्स्ट्रा अगर आप देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो गया, और आपके पास क्या हो गया, ग्रेव्स डिजीज हो गई. और उसके अलावा आप देख सकते हो बीएमआर रेट चेंज होगा और आपका वेट लॉस हो सकता है इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है? अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड. अगर आप इसको पढ़ोगे तो वी आर हैविंग द एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड के अंदर वी आर हैविंग अ 3 जोन्स. एक होता है ग्लोमेरुलोसा, ठीक है? वी आर हैविंग अ कॉर्टेक्स एंड मेडुला. एड्रिनल ग्लैंड में आपने क्या पढ़ा है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. तो कॉर्टेक्स में वी आर हैविंग द 3 पोर्शन, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा. जोना ग्लोमेरुलोसा, ये लग रहा है बिल्कुल जैसे हैरी पॉटर में अभी किसी ने कोई स्पेल बोला है और अभी कुछ होने वाला है, ठीक है? सो ग्लोमेरुलोसा, वो क्या, लेवियोसा, लेवियोसा. तो वो लेवियोसा से याद रखना, दिस इज जोना ग्लोमेरुलोसा, नॉट लेवियोसा, राइट? सो दिस इज जोना ग्लोमेरुलोसा. Zona glomerulosa is involved with the glucocorticoids
रिलेटेड टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूको स्टार्टिंग में आ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड कि किससे रिलेट कर रहा होगा, राइट? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीजिंग द कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल एक अगर आप देखें तो इट्स अ एंटी इंफ्लामेटरी. एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन है, इम्यूनो सप्रेसिव है ये. आप ये सोचो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज क्या होते थे. इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज की जब हम बात करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज मतलब कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज सबसे पहले चीज क्या है, मतलब आपकी बॉडी की कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. तो अगर आप बोल रहे हो दिस इज एंटी इन्फ्लामेटरी, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि वो जो भी इन्फ्लामेशन की इफेक्ट है उसको कम कर रहा है, ठीक है. तो कॉर्टिसोल का ये फंक्शन होता है, स्पेशली कॉर्टिसोल दिया जाता है कभी कोई आपको इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर अपनी मेडिसिन में ये इंक्लूड करता है. आप भी जब बन जाओगे तो कॉर्टिसोल दोगे, ठीक है. तो कॉर्टिसोल एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, इम्यूनो सप्रेसिव है. अगर सपोज ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उस टाइम पे भी इसको दिया जाता है. उससे आपकी क्या होगी कि ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है. और इम्यूनिटी आपकी क्योंकि जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव पे रखते हैं, ठीक है, सो दैट के जो ऑर्गन दिया जा रहा है वो रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है. तो इसमें जो स्टिमुलेट्स क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलिसिस. Glucocorticoid is a cortisol that is helping in what? It is helping in gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis. इन सब के breakdown से आपको finally क्या मिलेंगे, product मिल जाएंगे, right? उसके बाद हम आते हैं, it is also working as inhibit cellular uptake and utilization of amino acids, maintains the cardiovascular system and the kidney functions. Cellular uptake क्या करता है, किसका कम कर देता है, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड मेंटेन द कार्डियोवास्कुलर एंड द किडनी फंक्शन. दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट. ग्लोमेरुलसा में जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड को आप 4S ग्लैंड भी बोलते हो. 4S ग्लैंड, 4S इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 4 तरीके से S से रिलेट है. एक, ये कंट्रोल करता है स्ट्रेस. दूसरा, ये कंट्रोल करता है शुगर मेटाबॉलिज्म. तीसरा, ये कंट्रोल करता है सॉल्ट रीएब्जॉर्प्शन. और चौथा, ये कंट्रोल करता है सेक्सुअल कंट्रोल, ठीक है. So these are the 4S, इसलिए 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको 3F ग्लैंड भी बोलते हैं. 4S ग्लैंड या कहीं लिखा है 3F ग्लैंड. So that is also called as adrenal gland. 3F ग्लैंड मतलब फ्राइट, फियर, ठीक है. And one more F is related to the flight, fear and एक और F होता है भाई, fight, flight and fear. तो 3F ग्लैंड बोल सकते हो, 4S ग्लैंड बोल सकते हो, ठीक है. So all those are the like घर का नाम फॉर एड्रिनल ग्लैंड, राइट. अच्छा, तो ये मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस में इन्वॉल्व है. प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्सेज, जो ऑलरेडी हमने फंक्शन देख लिया है. इट स्टिमुलेट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये इंपॉर्टेंट है. क्या कर रहा है, GFR को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. Stimulate glomerulus filtration rate, stimulate RBC production, ठीक है. GFR के स्टिमुलेशन कर रहा है और RBC के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट कर रहा है. तो आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा which of the following hormone is not involved or is not involved in the RBC production. एक आपने ये पढ़ा, क्या थायराइड इन्वॉल्व था कि नहीं था, वो बस इन्वॉल्वमेंट पूछ रहे हैं, सपोर्ट. आपको बस ये ऑप्शन दिया जाएगा इट इज इन्वॉल्व और नॉट. और कहीं भी आपने सोचा अच्छा ये थायराइड दे दिया, थायराइड तो कहीं होता नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन सपोर्ट तो कर रहा है ना इनडायरेक्टली. इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये याद रखना है, ठीक है. उसके बाद जोना फेसिकुलेटा, दिस मिडिल लेयर, इससे आपका फेसिकुलेटा से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन. और एल्डोस्टेरॉन को आप ऑलरेडी जानते हो, हमने रास का पूरा सिस्टम पढ़ा था, देखा था रेगुलेशन ऑफ किडनी कैसे हो रहा था. इट वाज हेल्पिंग इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस, ठीक है. तो किस तरीके से किस में हेल्प कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम मेंटेन करने में और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
ब्लड ब्लड प्रेशर को और ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मेनली आपको एल्डोस्टेरोन की फंक्शन पता थे, क्या एब्जॉर्ब करता था, वाटर एंड सोडियम, और उसके अलावा किस चीज का एक्सक्रीशन कर रहा है, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस का, ठीक है। दैट इज अबाउट द फेसिकुलेटा, ठीक है, ये मिडिल लेयर होता है। उसके बाद द लास्ट लेयर, दैट इनर लेयर दैट यू आर हैविंग, जोना रेटिकुलरिस, उससे आपका एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स निकलते हैं। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आप समझ सकते हो, दीज आर रिलेटेड टू द एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, राइट। तो क्या रोल है इनका, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो वहां आपका इन्वॉल्व होता है कौन सा, जोना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन निकल रहा है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए कौन कौन से 3 लेयर है, जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड फेसिकुलेटा, तीसरा रेटिकुलेटा, ठीक है। ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, कॉर्टिसोल, और फिर दूसरा कौन सा है, सेकंड लेयर, मिडिल लेयर मतलब फेसिकुलेटा, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, और इन द रेटिकुलरिस से क्या निकल रहा है, एंड्रोजेनिक, ठीक है। चलिए उसके बाद इससे जो डिजीज होती है वो होती है एडिसन्स डिजीज। सो अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसमें कौन सी डिजीज हो जाती है, एडिसन्स डिजीज हो जाती है। इसमें क्या ऑल्टर होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दैट कॉजेज एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग, राइट। दीज आर द सिम्टम्स दैट यू विल बी हैविंग जब आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो रिलीज प्रॉपर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एड्रिनल मेडुला। किडनी के 2 पार्ट आपने देखा, बाहर का मैंने आपको बोला 75% कैसा होता है, कॉर्टेक्स होता है, 20 to 25% क्या होता है, मेडुला होता है। मेडुला से आपके हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन। ये किससे बना होता है, एक्चुअली ये हार्मोन बने होते हैं टायरोसिन से। टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड में अगर आप जैसे अगर आपको बनाना हो तो ये आपस में एक्चुअली रिलेटेड है। अगर आपको घर पे टायरोसिन है आपके पास, परचेज कर लीजिए, तो आप हाइड्रोक्सिलेशन करा दो इसका, प्लस कार्बोक्सिलेशन करा दो, ठीक है, तब आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल बी हैविंग द डोपामिन। डोपामिन से फिर आप क्या बना सकते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। ये हाइड्रोक्सिलेशन आप फिर से करा दो इसका, तो नॉर एपिनेफ्रिन बन जाएगा। इसका मिथाइलेशन करा दो तो एपिनेफ्रिन बन जाएगा। अब आप देखिए इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जाए नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में फर्क क्या है, एक मिथाइल ग्रुप का। अगर आप मिथाइल हटा दोगे नॉर एपिनेफ्रिन से, सॉरी लगा दोगे तो एपिनेफ्रिन बन जाएगा। एपिनेफ्रिन मतलब जिसको आप एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन बोल रहे हो। और ये सारे आप देखो बेस कंपाउंड कहां से आ रहे हैं, टायरोसिन, डोपामिन को भी आप जानते हो, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर में हम पढ़ रहे थे ना, तो ये सारे किससे ड्राइव होकर आ रहे हैं, टायरोसिन से आ रहे हैं। टायरोसिन कैसा है, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। चलो तो ये हार्मोन एड्रेनालिन का ही दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनालिन का दूसरा नाम नॉन एपिनेफ्रिन। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये इमरजेंसी जो मैं बोल रहा था 3F बोल सकते हैं, तो फ्लाइट, फाइट एंड फियर, 3F इसके लिए यूज होता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, अलर्टनेस स्पेशली बढ़ जाएगी। अगर आप फियर की कंडीशन में होगे ऑब्वियसली आप अलर्ट रहोगे उस टाइम पे। प्यूपिलरी डायलेशन, जैसे ही आपको कोई चौंका दे कि आपको पता चले कि भाई आपका फर्स्ट रैंक आया 720 आपके, तो प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगा कि सही बताओ सच में 720 हो गया। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन मतलब आपके हाथों पे जो बाल हैं सारे लगेगा आपको कि क्या हो गया, आप रीच हो गए टाइप, ठीक है। स्वेटिंग बढ़ जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ऑल दीज आर द थिंग्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं फॉर द सर्वाइवल अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, आपको ब्लड में ग्लूकोज चाहिए होगा कि नहीं, अगर आपसे पूछे इनडायरेक्टली अगर इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा ना, ठीक है। क्या उस टाइम पे आप ग्लाइकोजन बनाओगे, ब्लड में कोई ग्लूकोज है उस टाइम पे आप कन्वर्जन करोगे, नहीं करोगे, राइट। इट इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये सारी चीजें ब्रेक करके हमारा फंक्शन क्या है कि ब्लड में हम ग्लूकोज प्रोवाइड करें जिससे हमें प्रॉपर एनर्जी मिल जाए, ठीक है। ये हो गया मेडुला। उसके बाद हम आ जाते हैं एडिशनल पार्ट, क्योंकि मेन ग्लैंड्स हमने देख लिए। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एसेसरी और डिफ्यूज पार्ट जिससे हार्मोन निकल रहे हैं। जैसे पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं, ऑलरेडी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बात की थी। इसमें आपका 1 to 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू का होता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज एक्सोक्राइन पार्ट, राइट। तो हम इसमें एंडोक्राइन पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
1 to 2 मिलियन सेल्स होते हैं, उनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, उनसे हार्मोन रिलीज हो रहा है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, इसके अलावा डेल्टा सेल्स भी होते हैं जहां से सोमेटोस्टैटिन रिलीज होता है, ठीक है। इससे रिलीज हो रहा है ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये बहुत बेसिक है जो ऑलरेडी आप जानते हो, तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग मच अबाउट दिस। इसमें आपके पास सेल्स कौन से हैं, हेपेटोसाइट्स को टारगेट करते हो। इंसुलिन किसको टारगेट करता है, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स को। हो सकता है आपसे टारगेट सेल्स पूछ लें, फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है इसका, इंसुलिन ग्लूकागॉन को फंक्शन आपको पता है, आपसे टारगेट सेल पूछ सकते हैं। ग्लूकागॉन के केस में आपके पास हेपेटोसाइट है, इंसुलिन के केस में हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स, राइट। उसके बाद आप क्या स्टिमुलेट कर रहे हो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहे हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहे हो अदर सोर्सेस से। आप समझ रहे हो, मतलब प्रोटीन आपने ब्रेक डाउन किया, फैट ब्रेक डाउन किया, अब आप क्या बना रहे हो, ग्लूकोज बना रहे हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए सोर्स से आप बना रहे हो, ठीक है। ग्लाइकोजिनेसिस, इंसुलिन में क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं ना, ग्लूकोज को सेव करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिक कौन सा होगा, इन टर्म्स में पूछ सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिक कौन सा है, ग्लूकागॉन, हाइपोग्लाइसेमिक इज विच वन, इंसुलिन, राइट। सो दीज आर द टू हार्मोन जो इन टर्म्स में पूछा जाएगा, हाइपोकैल्सेमिक, हाइपरकैल्सेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक, राइट, ऑल दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। फिर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में अगर हम देखें, ग्लूकागॉन क्या करता है, कम करता है या बढ़ा देता है, ग्लूकागॉन का अगर हम देखें फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन, उसमें ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या, इंसुलिन का फंक्शन है, इंसुलिन का फंक्शन है, ये उल्टा लिखा है यहाँ, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय सेल। अच्छा, ग्लूकोज का नहीं, पॉइंट है अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय सेल्स, अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इंसुलिन के इसमें देखोगे दैट विल बी इंक्रीज्ड, राइट। अब हम आ जाते हैं पेनक्रियाज में जो डिजीज होती है, डायबिटीज मेलिटस, यू ऑलरेडी नो, इट इज बिकॉज ऑफ द शुगर, ठीक है। अगर शुगर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डायबिटीज मेलिटस। और उस केस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ग्लूकोज। आपको कितना अमाउंट बोला गया था, व्हाट वाज द थ्रेशोल्ड अमाउंट फॉर ग्लूकोज इन इन द ब्लड, 180 मिलीग्राम, राइट, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। और इसमें केस में हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन थेरेपी, राइट। चलिए उसके बाद आ जाते हैं गोनेट्स पे। सो गोनेट्स में वी आर हैविंग लाइक लोकेशन वाइज देखें तो स्क्रोटल सैक, मेल टेस्टिस की बात करें, एंड फीमेल में वी आर हैविंग द ओवरी। मेल टेस्टिस आपको पता है स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर लीडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स है, व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या करते हैं, एंड्रोजन्स, ठीक है। और स्पेशली क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन, राइट, स्टेरॉइड हार्मोन है। फीमेल में क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल, कौन सा चीज रिलीज होती है, ईस्ट्रोजन। और आपके पास जो स्ट्रक्चर बाद में ओवर रिलीज करने के बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, वहां से क्या रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन, राइट। तो दीज आर द गोनेट्स। अगर इनके फंक्शन देखें, मेल में आपने देखा टेस्टोस्टेरोन क्या फंक्शन कर रहा था, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टोस्टेरोन के थ्रू क्या हो रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस को। सीएनएस पे इन्फ्लुएंस करेगा, लिबिडो, आपको पता है सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, जिस कोई भी जो सेक्सुअल टेंडेंसी है इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, और स्पेशल उसके लिए जो वर्ड यूज किया दैट इज लिबिडो, राइट। Stimulate muscular growth, growth of facial and axillary hair, aggressiveness and low pitch of voice. All this feature are coming because of this hormone called testosterone, right? तो मेल के जितने सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। लो पिच जो आ रही है वो भी टेस्टोस्टेरोन से आ रही है। एनाबॉलिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं, इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं फीमेल में। फीमेल में आपके पास दो हार्मोन है, एक है ईस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन का रोल क्या होगा, आपको जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मेल में मिल रहे थे वैसे फीमेल में किसके थ्रू मिलेंगे, ईस्ट्रोजन के थ्रू मिलेंगे। तो स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स, रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मेमोरी ग्लैंड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई पिच, राइट। दीज आर द फीचर्स कमिंग बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन is the one that is helping like जो यूटरस को एक हेवन बना देता है for what, for zygote। प्रोजेस्टेरोन अगर आप रखते हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोस्टली जैसे प्रेगनेंसी जो होती है उस केस में जब डॉक्टर को विजिट करते हैं कपल्स, तो डॉक्टर उनको प्रोजेस्टेरोन दे के इंजेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि नहीं हमें पेन हो रहा है, ये हो रहा है। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो हो गई। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में कपल जब ऐसा रिपोर्ट करते हैं, डॉक्टर के पास कोई चांस नहीं होता, तो दे विल बी गिविंग यू द प्रोजेस्टेरोन।
और जब अगर प्रोजेस्टेरॉन लेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो तो सेफ रहेगा, ठीक है, और उस यूटेरस में वो सारी प्रोसेस में नेचुरली होना बंद हो जाएंगी, तो इवन कि 9 मंथ क्रॉस होने के बाद भी स्टिल दे विल नॉट बी फीलिंग द पेन फॉर द इजेक्शन ऑफ द बेबी, और देन यू विल हैव टू मूव फॉर द सिजेरियन, राइट, सी सेक्शन के लिए आप मूव करोगे। ये क्या करता है? सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। सपोर्ट करना मतलब, लेकिन भाई टाइम तक सपोर्ट करो, ऐसा मत करो कि 9 मंथ क्रॉस कर जाए, राइट, तो उससे ज्यादा नहीं देना, इसकी भी एक अमाउंट रेगुलेट होना चाहिए। इट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई आपको पता है लंग्स के अलावा कहाँ होंगे? मेमोरी ग्लैंड में। क्या बनाएंगे? स्टोर मिल्क एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क में इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आगे आई विल बी टेकिंग 5 more minutes देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। हमारे पास ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जहां से हार्मोन रिलीज होते हैं अदर देन द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमने एक पढ़ा था एट्रियल वॉल, जिसमें ऐसे कुछ चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे एएनएफ के बारे में जानते हो, ठीक है। सो आपके पास इसका फंक्शन क्या होता था? ब्लड प्रेशर को, व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, उससे क्या होगा? वैसो रिलैक्सेशन करता है, डायलेशन नहीं करता, रिलैक्सेशन करता है, तो बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। किडनी से, जेजी सेल से क्या रिलीज हो रहा था? इरेथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है? इरेथ्रोपोइसिस करता है। अब इरेथ्रोपोइटिन के अलावा अभी कौन कौन इन्वॉल्व हमने देखा? कॉर्टिसोल और थायराइड, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड आपके जीआईटी में, आपको पता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मैंने आपको बहुत सारे हार्मोन ऑलरेडी बता रखे थे। इरेथ्रोपोइटिन का हमने रोल देख लिया। गैस्ट्रिन किस पे फंक्शन करेगा? देखो गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिन जब भी आएगा यू जस्ट नीड टू रिलेटेड विद द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वर्किंग ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। इसमें क्या याद करने वाली चीज है कोई बताओ? अगर कहीं लिख के आ रहा है गैस्ट्रिन, तो आपको इतना तो कम से कम याद रहेगा कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? एचसीएल और पेप्सिनोजन। फिर आपके पास आ रहा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन, जीआईपी या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो आप सोचो कि इसका फंक्शन इनहिबिटरी लग गया, मतलब गैस्ट्रिन रिलीजिंग जो भी चीज होगी वो करेगा, राइट। इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। जस्ट अपोजिट हो गया उसका, जो आपने अभी देखा था गैस्ट्रिक का फंक्शन, उसका अपोजिट। कॉलीसिस्टोकाइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन में स्पेशली एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास पे काम करता है, और कॉली वर्ड आपको पता है कि गॉल ब्लैडर से रिलेट कर रहा है कहीं, राइट। कॉलीसिस्टोकाइनिन सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, ठीक है, इस पे एक्ट करता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर टू स्टिमुलेट व्हाट? सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। तो कॉलीसिस्टोकाइनिन नाम भी बड़ा है, तो दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक तो बाइल जूस का सिक्रीशन, राइट, गॉल ब्लैडर से, और दूसरा पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्रीटिन, ये बहुत पूछा जाता है, दिस इज द फर्स्ट हार्मोन जो इसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास और स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ व्हाट? वाटर एंड बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्रीटिन के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना। स्पेशली क्या करता है? एक्सोक्राइन पार्ट पे काम कर रहा है, एंडोक्राइन पार्ट पे नहीं, पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे काम कर रहा है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ व्हाट? वाटर एंड बाइकार्बोनेट, राइट। उसके बाद आते हैं ग्रोथ फैक्टर, स्पेशली इसमें ये नॉर्मल ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, लेकिन एज सच इसका बहुत स्पेसिफिक रोल नहीं मेंशन किया है, बट वी आर हैविंग सम नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज जिससे आपके ग्रोथ फैक्टर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद एक मैकेनिज्म है जिसको मैं बहुत सिंपली आपको बता देता हूं कि उसमें एक्चुअली, अच्छा यहीं से देख लो, थैंक यू, अभी होगा, रुको अभी, ठीक है। मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है? जैसे आपके पास आपने देखा कि दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन दैट यू आर हैविंग। अब आप ऐसा समझिए कि यू आर एंटरिंग इन द बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है और ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो हो आप हो, और ये आपका दोस्त है, दोनों एक से ही दिख रहे हो, ठीक है, मुस्कुराते, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी है कि ये कोई दूसरा बंदा है, इसके गले में रुमाल भी पड़ा है, एक तिल भी है इसके, ठीक है, इसके बाल भी स्पाइकी हैं ऐसे, और एक आपके पास दूसरा बंदा है, इसकी ऐसे सीधा साधा बच्चा है, ठीक है। अगर आप एक से लोग होते हो तो यू विल बी गिविंग द एंट्रेंस इजीली, राइट। जैसे आपके पास जितने भी ऐसे हार्मोन्स होंगे जो नॉन स्टेरॉइडल हैं, नॉन स्टेरॉइडल मतलब दोज आर हैविंग द नेचर ऑफ प्रोटीन्स, तो वो क्या करेंगे? दे विल बी कमिंग हियर। पहले अगर सपोज यहां की बात करें, सपोज ये कोई प्रोटीनस कोई हार्मोन है,
तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मैसेंजर, ये कोई मैसेज लेके आया है, राइट? अब क्या करेगा ये, इसको यहाँ मिलेगा, इसको बोला जाएगा कि आपकी कोई एंट्री नहीं है क्योंकि हम आपको जानते नहीं है, मतलब वही हम आपके हैं कौन वाला सिचुएशन हो गया। तो ये आएगा, इसको पूछेगा, तो जान पहचान तो कुछ है नहीं, तो दिस विल बी द सेकेंडरी मैसेंजर। और आपको पता है कि यहाँ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है? डीएनए में मैकेनिज्म होती है, क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, वहां से फिर क्या बनता है? प्रोटीन्स बनती हैं, एमआरएनए बाहर आ जाएगा, मतलब उसके बाद प्रोटीन बनेगी, पूरी मैकेनिज्म सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ा है। तो आपके पास एक तो तरीका ये है कि आप मैसेंजर के थ्रू करो, तो जितने भी प्रोटीनिशियस हार्मोन्स होंगे दे विल बी फॉलोइंग दिस मैकेनिज्म। प्राइमरी मैसेंजर आया, सेकेंडरी मैसेंजर से मिला, मैसेज भेजा, न्यूक्लियस के पास गया, नाउ यू आर मेकिंग कि आपको सेल को क्या कमांड देनी है। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब अगर सपोज आपके सारे दोस्त ही हैं, कहीं आप सपोज जा रहे हो कहीं घूमने, कोई वीआईपी कोई फंक्शन होने वाला है और आपका दोस्त का ही इंचार्ज है, तो फिर तो आपके लिए आराम है, आप कहीं भी जा सकते हो। यहाँ से स्टेरॉइड हार्मोन आया, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ भी आपके बंदे जानने वाले लगे, उसने यहाँ पास ऐसे दिखाया, उसने कहा अच्छा अंदर जाना है, चले जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियस के पास आया, कहते कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अंदर जाइए। और सीधे ये किस पे एक्ट कर सकता है? जो डीएनए पे जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म हो रहा है फाइनली जो सेंट्रल डोग्मा है उस पर डायरेक्टली काम कर सकता है। तो एक हो गया आपका मैसेंजर बेस्ड, एक हो गया नॉन मैसेंजर बेस्ड, जिसमें आप डायरेक्टली एंटर करा रहे हो। तो स्टेरॉइड हार्मोन कैसा फॉलो करते हैं? ऐसे फॉलो करते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है? थैंक यू, बहुत पेशेंसली आपने सुना, बहुत कुछ था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द थिंग्स इन अ वन लेक्चर, बट यू सपोर्टेड अ लॉट, थैंक यू।